Yes, finally we are live. चलिए, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए भाई, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एमएस ऑफिस चल रहा था और एमएस ऑफिस के अंदर हमने वर्ड और एक्सेल को फुली कंप्लीट कर लिया। फुली यानी उसका थ्योरी हो, डाउट हो, प्रैक्टिकल हो, क्वेश्चंस हो, टेस्ट हो, सब कुछ किया। अब बारी है उन एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो कि हमने एमएस ऑफिस में इम्पोर्टेंट रिकमेंड किए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब एमएस ऑफिस पढ़ा था तो इम्पोर्टेंट सर्विसेज एंड प्रोग्राम के अंदर हमने वर्ड एक्सेल के साथ साथ पावर पॉइंट एक्सेस को भी डिफाइन किया था। तो आज हमें बात करनी है पावर पॉइंट की, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट का जो इतिहास है वैसे तो आता है पेपर में, बट अभी अगर मैं रिसेंटली कुछ पेपर्स की बात करूं, चाहे तो जनवरी में जो पेपर होना था वो फरवरी में हुआ था, उस पेपर की हम बात करें, मार्च 2023 में पेपर की बात करें, या फिर हम मई 2023, जुलाई 2023, तो उनमें से सिर्फ एक ही पेपर में और एक ही क्वेश्चन देखा गया था, वो था मई 2023 में। यानी 2023 में पावर पॉइंट का जो मामला है ना, बहुत ठंडा है। और यही काम रहा डेटाबेस का, यानी एक्सेस भी बहुत कम आया, बल्कि ना के बराबर आया। उसके भी एक से दो क्वेश्चन देखे गए अभी तक 2023 में, बट दोनों सिलेबस में है। मैंने कल भी बताया था क्लास में आपको कि सिलेबस आपका कल ही खत्म हो गया था। बट ये जो टॉपिक्स हैं जिनकी आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, वो एक ऐसा टॉपिक है सिलेबस में है बट पेपर में कुछ समय से नहीं आ रहा है। सर आएगा तो क्या वेटेज रहेगा, ये भी बता दो। अगर आपके पेपर में पावर पॉइंट आता है तो हाईएस्ट मतलब एक क्वेश्चन आएगा। अगर जब मैक्सिमम देखें मतलब ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन मान के चलिए। अगर पेपर 6 शिफ्ट में होता है तो चांस है कि शायद अगर रखा तो वही 2-3 शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ रही है तो एक बार स्टडी कर लीजिए। बाकी जो लोग जॉब करते हैं वो इस क्लास को अगर स्किप करें तो कोई इशू नहीं है, मैं रिवीजन में इस क्लास को कराऊंगा, वहां से भी कंप्लीट की जा सकती है। लेकिन अगर लाइव में आ भी गए हो तो 1 घंटा दे दीजिए, क्योंकि पावर पॉइंट के कुछ ऐसे टर्म हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन के एलिमिनेशन में हमारी बड़ी मदद करते हैं। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इसका मेथड हर शिफ्ट में रहता है ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर। बाकी उम्मीद करता हूं कि जितने टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। किसी का कोई डाउट है, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर कैल्क में प्रॉब्लम आ रही है, भाई कैल्क तो कुछ है ही नहीं, एक्सेल है। मतलब कैल्क क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर कैल्क लिखा है तो वहां पर एक्सेल लिख दो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप जैसे आपके पास जो भी मोबाइल है, आपके पास वीवो का मोबाइल है, तो अगर मैं आपको ओप्पो कंपनी का मोबाइल दे दूं तो क्या आपको चलाने में कोई इश्यू आएगा? आप बोलोगे नहीं आएगा। तो यही फंडामेंटल यहाँ पर होता है। यानी हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम पर अगर काम कर चुके हैं तो दूसरा अगर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इंटरफेस और कुछ फीचर्स में बदलाव आ जाता है, लेकिन बेसिक फीचर्स वही रहते हैं, या आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो यही चीज रहती है हमारे ईयर वाले वर्जन वाले क्वेश्चंस में।
जैसे काफी स्टूडेंट वर्जन में फंसते हैं कि सर हमारे पास तो 2007 है और आपने 2013 पढ़ाया बट पेपर में 2019 आ गया। भाई 19 13 7 कुछ नहीं होता। जब आप मेरे साथ स्टडी करके आए हो तो मैंने आपको पावर पॉइंट पढ़ाया है, फिर वो चाहे 2007 से क्वेश्चन हो या 2021 से हो, आप उन दोनों ईयर का क्वेश्चन कर लोगे। बट कंडीशन ये रहती है अगर आप ईयर में फंस गए तो मान के चल डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन कभी कभी फंसाते हैं, लेकिन 95% में वो भी सेम ही रहते हैं। ठीक है, अब तो बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया भाई, सिलेबस भी हमने कंप्लीट कर लिया है और समय कम है तो आपको भी पता है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जितनी बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी मेरी भी इंक्रीज होगी। पूछो क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस होने के साथ साथ अब आपको रिवीजन भी कराना है, तो रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा। अगर आप सेल्फ कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं सर हमें खुद से करना है रिवीजन, आप एक दिन में एक टॉपिक कराओगे, हम जब चाहे जो टॉपिक करना चाहे वो कर लें, लेकिन रिवीजन से पहले अगर आप कुछ और देना चाहे वो दे दीजिए। तो देखो रिवीजन से पहले मैंने जैसा रिवीजन 11 तारीख को स्टार्ट करने का प्लान किया है, उसी वे में हम मॉक टेस्ट भी 11 से स्टार्ट करें। तो जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो खुद आइडिया हो जाएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक का आप रिवीजन कर लीजिए। बाकी 11 से हर टॉपिक के साथ हम इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे एज अ रिवीजन बेसिस पर। और एक अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक के थ्योरी रिवीजन के साथ हम क्वेश्चन रिवीजन का भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका लाइव टास्क भी हो जाएगा। यानी उन कोई क्वेश्चंस पर काम करेंगे जो कि हर कंसेप्ट पर किसी न किसी वे में पूछे ही जाते हैं, यानी सुपर क्विज की बात करेंगे। और हमारा कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो गया तो बाकी सब्जेक्ट पर भी हमें काम करना होगा। यानी काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहे, तो मैथ्स का क्या करें? तो 11 तारीख से आपका थोड़ा सा टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैथ्स का भी आप ले सकते हो। मैथ्स की 3 से 4 दिन में आपका मैथ्स और मतलब मान के 4 से 5 दिन में आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों फिनिश हो जाएगा। बस आपको एक दिन एक्स्ट्रा देना होगा, वहां से हम कंप्लीट कर जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग को। समय बहुत है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशल सीपीसीटी के लिए आपको पूरा पढ़ा दूं, तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग पहले से आता है, ठीक है ना, तो आप विद इन 2 से 3 दिन में मैथ्स रीजनिंग को फिनिश कर जाएंगे। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं आता या फिर डर लगता है, तब भी मैं आपको 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन में उस लेवल तक करा दूंगा कि आपका मैथ्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेंगे नहीं। छूटेंगे उनके साथ भी तरीका आपको सिखाएंगे, और जो क्वेश्चन बनेंगे माने वरना हर स्टूडेंट को मैं मिनिमम 1 से 2 नंबर तो देने का वादा करता ही हूँ। अगर आपको नहीं आता तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ जी, सब होगा, सारी चीजें खुद कराऊंगा मैंने आपसे बोला है। ठीक है, महा रिवीजन के सेशन भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तरीका ये आपको लग रहा है कि सर आप धीमे चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, तो भाई आपके बैच में जो बैच आपको दिया गया है उसमें हर चीज अवेलेबल है। रिवीजन क्लास पहले से अपलोड है, आपको इस खुद ब खुद लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम स्टडी करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे जो प्लान्स है ना, उस प्लान को भली भांति हमने बहुत अच्छे से समझा है। जैसे आप सभी को याद हो कि हमने अपनी स्टडी को 3 फेज में डिवाइड किया था। पहला फेज था जिसमें हम टारगेट की सर्चिंग यानी उन टूल्स की सर्चिंग कर रहे थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, यानी सिलेबस पर काम कर रहे थे। अब सिलेबस पर काम करने हमें सारे टूल्स एसेसरीज मिल गए हैं। अब तरीका क्या है सर, अब हमें करना है क्या, ये मतलब सारे टॉपिक की हम प्रॉपर स्टडी कर चुके, मैथ्स रीजनिंग पर भी हम काम करेंगे। इसी फेज में हम टॉप देखो ट्रेंडिंग कंसेप्ट, मोस्ट रिपीटेड और 7 to 8 क्वेश्चन, ये हम पीवाई क्यूज अभी मैं जुलाई वाले, ठीक है ना, अभी हम जुलाई वाले, क्योंकि रिसेंटली जो पेपर हुआ है वही पेपर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जुलाई 2023 के लगभग 6 पेपर हुए हैं, तो उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, वहां से आपका ये पॉइंट क्लियर होगा।
वहां से आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। ट्रेंडिंग, मोस्ट रिपीटेड और 7 to 8 वाले क्वेश्चंस का 11 तारीख से, यानी फेज 2 जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो 11 सितंबर से आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि हम रिवीजन करेंगे और टॉपिक वाइज क्विज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। यानी सॉल्व, ये टॉपिक वाइज जो क्विज है ना, ये आप सॉल्व करोगे। सुपर क्विज मैं कराऊंगा आपको। टॉपिक वाइज क्विज आप 2-3 फेज में कर सकते हो। आपको पता है कि आपने फर्स्ट फेज में भी क्विज किए थे, ठीक है ना। कुछ क्विज यहाँ पे करोगे क्योंकि हर टॉपिक से मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 क्विज टेस्ट हैं, यानी एक मतलब 100 प्लस ही क्वेश्चन है हर टॉपिक्स के। तो वो आप लगा लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। बाकी थर्ड फेज में जाओगे तो थर्ड फेज में भी हमारे पास टॉपिक वाइज क्विज रहते हैं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहती है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उस पर आप डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फेज आप मान के चलिए कि आपका 21 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख तक हम सेकंड फेज को कंप्लीट कर जाएंगे और थर्ड फेज के कुछ एलिमेंट को हम सेकंड फेज में स्टार्ट कर देंगे। वो रहेगा हमारा मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट हमारा सेकंड फेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट का स्कोर आप यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना मॉक टेस्ट का स्कोर, ये जरूरी रहता है। बाकी ये महा रिवीजन के सेशन हम 22 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। मैंने पूरा प्लान बना लिया है, सब कुछ पूरा पहले से सेट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आएंगे, मेरे साथ आपका जो टाइम है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी आप कुछ दिनों से लगभग 11 से 15 दिन तक आपने मुझे डेली बेसिस पर मिनिमम 2 आवर्स का समय दिया। 2 घंटे आप डेली रहे थे मेरे साथ, लेकिन 11 से रिवीजन होगा तो 2 घंटे के साथ साथ आप 3 आवर्स भी 3 आवर्स मिनिमम रहेंगे। 3 आवर्स है वो मिनिमम रहेंगे डेली बेसिस पर, और कभी कभी तो आपके 4 से 4.5 आवर्स का भी समय लग सकता है, ठीक है ना। कभी कभी एक आध दिन स्पेशल होगा, संडे सैटरडे में कुछ स्पेशल होगा तो उस समय कुछ मतलब ज्यादा समय भी लिया जाए, लेकिन 11 तारीख से मेरे साथ आपको 3 घंटे का समय देना होगा। और सेल्फ करोगे तो सेल्फ भी कर सकते हो, चॉइस आपके पास है। लेकिन वो 3 आवर्स आप अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं आऊंगा लाइव जरूर। अगर आप मेरे टाइम पर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ पाते तो कोई ज्यादा डराने वाली बात नहीं। आपको जब समय मिले तब पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लो, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ठीक है। पेपर सॉफ्ट कब ये क्या होगा भाई, पीडीएफ डाउनलोड कैसे होंगे भाई, किसके पीडीएफ डाउनलोड करने हैं? मेरे जो देने थे वो मैं, जो पीडीएफ डाउनलोड करना है वो कंप्लीट पीडीएफ जो ऑप्शन उसी में है, सब डाउनलोड, ठीक है। लेक्चर हो गए हैं, हाँ जी। सब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ देखो कल्पना, जो क्वेश्चंस है ना, देखो जो इंपोर्टेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जब हम रिविजन की बात करेंगे ना, रिवीजन क्लास की, और जो सुपर क्विज की बात करेंगे, यही आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखो इंपोर्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, इंपोर्टेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला पहला कि मोस्ट ट्रेंडिंग कंसेप्ट, यानी वो जो कंसेप्ट हमारे इस समय ट्रेंड में है वो हम मॉक टेस्ट की मदद से देखेंगे, ठीक है ना। और मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट को हम सुपर क्विज की मदद से देखेंगे, ठीक है ना। यानी सुपर क्विज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्ट रिपीटेड रहेंगे, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। तो क्वेश्चंस का रिवीजन वहां से हो जाएगा, थ्योरी का रिवीजन रिवीजन क्लासेस। लेकिन ये थ्योरी रिवीजन क्लासेस आपकी लाइव भी मतलब रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है आपके बैच में। अगर आप जाके विजिट करोगे, मैं लाइव भी कराऊंगा, आप लाइव भी आना, ठीक है। चलो क्विज कहाँ मिलेगा, आप बैच को लॉगिन करिए, वहां से मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर होगा। वापस आते हैं अपनी क्लास। यानी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं।
और आज हमारा टॉपिक क्या है सर? पावर पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पावर पॉइंट की जब बात आती है तो जैसा आप सभी को पता है कि पावर पॉइंट से पहले हम वर्ड और एक्सेल दोनों को पढ़ के आए हैं। यानी वर्ड एक्सेल की इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी पावर पॉइंट पढ़ने के लिए। थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन बनिए रहिएगा जब तक आप रहते हैं। बाकी जो जहां से छूट जाता है उसे आप बाद में देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। ये नोट्स मैंने पावर पॉइंट का एज अ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया था। तो पहले तो आप क्विकली कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दीजिए कि मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पावर पॉइंट को पहले से वीडियोस में या फिर नोट से स्टडी किया है, क्योंकि एक ही क्लास होगी पावर पॉइंट की, उसी में हम कंप्लीट कर जाएंगे। तो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी और कुछ इंटरफेस है जिन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ, जब तक आप कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, चलिए भाई शुरू करें। हाँ जी, शुरू करते हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ धमाके तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलो बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन कर दीजिए। हम करते हैं सेशन की ओर, जहां से हमने जैसे सॉफ्टवेयर बाकी पढ़े थे वैसे ही हम इसकी भी चर्चा करेंगे, वैसे ही हम इसकी चर्चा करेंगे। कैसे? चलिए शुरू करेंगे, तभी पता चलेगा ना। हाँ जी, तो सबसे पहले बात आती है इंटरफेस की, कि इंटरफेस क्या होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इंटरफेस में अगर वर्ड एक्सेल के कॉमन इंटरफेस की मैं बात करूं तो इंटरफेस यानी उस एप्लीकेशन का विंडो जैसे हम यूज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्ड एक्सेल था। अगर आपने ओपन कर लिया है तो सबसे पहले तो आपको ओपन करने के तरीके आने चाहिए। तो ओपन करने के तरीके में हमने देखा था कि हमारा सबसे टॉप पर टाइटल बार रहता है और उसके बॉटम में रिबन। देखो, इंटरफेस के बाद जो रोल रहता है ना, सबसे ज्यादा हमारे रिबन का था। क्यों? क्योंकि रिबन में ही टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे स्टडी करते हैं। जैसे हम रिबन से बॉटम में आते थे तो हमें वर्किंग एरिया मिलता था, वर्किंग एरिया के लास्ट में हमें स्टेटस बार मिलता था। लेकिन एक्सेल वर्ड में कुछ इंटरफेस चेंज हो जाती है। जैसे वर्ड में वर्किंग एरिया और रिबन के बीच में हमारे पास रूलर लाइन थी, जबकि अगर एक्सेल में जाते थे तो रिबन और हमारी वर्किंग एरिया के बीच में हमारे पास नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार मिलता है। तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहती है, जैसे हमारा टाइटल बार, हमारा रिबन एरिया, हमारा वर्किंग एरिया और स्टेट। ये चार चीजें हैं जो हर किसी के इंटरफेस में आपको नजर आएंगी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं हम एमएस पावर पॉइंट में, देखते हैं क्या वो रियल में चीजें हमें यहाँ पर भी मिलेंगी जो ऑलरेडी हम एमएस वर्ड एक्सेल में पढ़ के आए हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या है सर? टाइटल बार है। टाइटल बार, टाइटल बार में आपने तीन चीजें पढ़ी थी, क्विक एक्सेस टूल बार, सेंटर में फाइल का नेम और हमारे राइट में कंट्रोल बटन। आप सभी को पता है कि ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, बिल्कुल सही। यानी टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार तीनों में मिलता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में। फाइल का नाम सब में है, लेकिन फाइल का नाम जरूर चेंज होता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 था, एमएस एक्सेल में हमारे पास बुक 1 था, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 होता है। ठीक है, अगर आप राइट में जाओगे तो राइट में आपको कंट्रोल बटन मिलते हैं, यानी ये वही बटन है जो वर्ड एक्सेल में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या आप अगेन टाइटल बार को पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जब पढ़ लिया है तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, बाकी हम रीड अच्छे से करके आए। टाइटल बार के नीचे जो एरिया है ना, इसे इसे हम क्या कहते हैं सर? रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। और रिबन हमारे तीन चीजों से बना है, तो वो हम जानते हैं। जैसे आप बॉटम में आओगे, जैसे ही बॉटम में आओगे तो आपको वर्किंग एरिया मिलता है। ये आपका व्हाइट कलर का जो नजर आ रहा है ये वर्किंग एरिया है। क्या है? वर्किंग एरिया। अच्छा, पावर पॉइंट में वर्किंग एरिया क्या है? क्योंकि मैं एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, क्विकली बता दीजिए कि पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया क्या होता है। लेकिन वर्किंग एरिया देखो, रूलर लाइन हमारे वर्ड में थी, पावर पॉइंट में भी है, लेकिन एक्सेल में अवेलेबल नहीं होती। रूलर लाइन की डायरेक्शन हमारी टॉप एंड लेफ्ट होती है, वही यहाँ पर डायरेक्शन है। लेकिन इस रूलर लाइन से पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास
ये स्लाइड का सेक्शन है, स्लाइड सेक्शन है। यहाँ पर दो सेक्शन आते हैं, एक तो आउटलाइन वाला, एक स्लाइड लेआउट वाला, तो उसको भी अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये जो स्लाइड दिख रही है ना, ये स्लाइड सेक्शन, जहाँ पर स्लाइड का नंबर और स्लाइड एज अ थंबनेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर वर्किंग एरिया की मैं बात करूं तो वर्किंग एरिया हमारा क्या है सर, स्लाइड है। ये जो व्हाइट कलर का एरिया है इसे हम स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड के टॉप एंड लेफ्ट में हमारे पास क्या मिलता है सर, रूलर लाइन। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर मतलब ये राइट साइड में, ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया, इस बॉटम एरिया की बात करूं तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार मिलता था। तीनों में हम बहुत अच्छे से पढ़ी, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही होता है, तो ये कॉमन चीजें होती हैं। चलिए, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है सर, सबसे लास्ट में स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार। ये जो हमारी बार है ना, सबसे पहले ये लास्ट में ये स्टेटस बार है, और इसे स्टेट, ये जो ब्लैक नजर आ रही है हमारी टास्क बार है। ये क्या है? टास्क बार है। स्लाइड होता है, वर्क जो वर्किंग एरिया वो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन नहीं होता, स्लाइड होता है वर्किंग एरिया। अगर मैं स्टेटस बार की बात करूं तो स्टेटस बार पे क्या क्या चीजें हैं, देखो हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड है कि नंबर ऑफ स्लाइड कितनी है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, लैंग्वेज कौन सी है, ये स्टेटस बार का पार्ट है, ठीक है। अगर आप राइट साइड में जाओगे, राइट में, तो राइट में आप सभी को पता है कि राइट साइड में हमारे पास जूम कंट्रोल रहता है। ये हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में तीनों में देखा था, तो वही सारी चीजें हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे स्टेटस बार की राइट साइड में व्यू भी अवेलेबल थे, चाहे तो हम एमएस वर्ड में देखें, पावर एक्सेल में देखें या पावर पॉइंट में देखें, तीन तीन व्यू अवेलेबल थे। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमारे स्टेटस बार की राइट साइड में वर्ड प्रेजेंटेशन के व्यू अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। ये जो व्यू है वो हमारा रीड मोड है, ठीक है ना। ये कौन सा है सर? नॉर्मल है, जो कि डिफॉल्ट माना जाता है। और ये कौन सा है सर? स्लाइड सॉर्टर है। अभी आपको और समझ में आएगा, स्लाइड सॉर्टर है। और ये जो साइन है ना, सेपरेट है, इसे हम स्लाइड शो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अभी आप समझ लो, बाकी इनका काम क्या है हम आगे समझेंगे। स्लाइड शो है, लेकिन इसी स्टेटस बार पर आपको कमेंट कमांड, कमेंट्स कमांड और ये नोट सेक्शन समझ में आता है, सॉरी दिखाई देता है। सर ये नोट्स एरिया क्या है? नोट्स एरिया क्या है? तो नोट्स एरिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड के बॉटम में, मतलब स्लाइड के यहाँ पर नीचे और स्टेटस बार के बीच में यहाँ पर एक एरिया आ जाता है, जहां पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट का यूज क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया स्टेटस बार पर नंबर ऑफ स्लाइड, जूम स्लाइडर, हमारे पास व्यूज, स्लाइड शो ऑप्शन और नोट्स बटन अवेलेबल हैं, ठीक है। ये इंटरफेस है, यानी जस्ट लाइक अ कॉमन है हमारे वर्ड और एक्सेल की तरह, ठीक है। चलिए, हमें वही चीज है, जैसे हमने एक्सेल पढ़ा था ना, एक्सेल में हमने मेन पॉइंट क्या रखे थे सर? एक्सेल से पहले हम वर्ड पढ़ के आए थे, तो वर्ड के साथ रिलेशन और डिफरेंस की हम बात करते थे। तो ऐसे ही हमें हमें पावर पॉइंट पढ़ना है, लेकिन पावर पॉइंट से पहले हम वर्ड और एक्सेल दोनों को पढ़ के आए। तो यहां से हमें ये चीज डिफाइन करनी कि वर्ड और एक्सेल के साथ रिलेशन क्या है, मतलब कुछ सिमिलर पॉइंट क्या है और डिफरेंस कौन से, अलग कौन से पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, क्योंकि मेन खेल हमारे इंटरफेस में रिबन का रहता है। किसका रहता है? रिबन का। चलिए, तो मैं रिबन में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है सर? हमारे टैब आते हैं। कौन से आते हैं? टैब आते हैं सबसे पहले नंबर पे। अगर मैं टैब को थोड़ा हाईलाइट करूं तो आपको खुद ब खुद नजर आएगा, ठीक है। कौन सा टैब है सर? फाइल टैब है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। ये फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट जो आपने एलिमेंट लिया है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके मतलब इंसर्ट करने के बाद आया है, तो ये आपके पास अवेलेबल है। क्लास है अभी।
ठीक है। अब सवाल ये है, कमेंट बॉक्स में बता दूं कि जब आपने एमएस वर्ड पढ़ा तो एमएस वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट तो आपको नजर ही आ रहा है, पावर पॉइंट तो आपको नजर ही आ रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है वो सुन लीजिए। यानी तीनों एप्लीकेशन के आप बहुत अच्छे से क्या समझ चुके हैं सर, टैब समझ गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में वो टैब लिखने हैं जो तीनों में कॉमन नहीं है। जैसे वर्ड में वो कौन से टैब हैं जो आप एक्सेल पावर पॉइंट में नहीं पढ़ते। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मुझसे पूछोगे तो एक्सेल में वो कौन से टैब हैं जो हमें वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं मिलेंगे, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा सर फॉर्मूलाज एंड डेटा। फॉर्मूलाज एंड डेटा आपको इन दोनों में कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो वर्ड में मिलेगा ना हमारे एक्सेल में मिलेगा। इसी प्रकार अगर वर्ड का पूछा जाए कि वो कौन से टैब हैं जो एक्सेल और पावर पॉइंट में नहीं मिलते, तो आप बोलोगे सर एक तो रेफरेंसेस टैब नहीं मिलेगा, एक आपको मेलिंग्स टैब नहीं मिलेगा। ये दो टैब ऐसे हैं जो ना तो एक्सेल में मिलता है ना पावर पॉइंट में मिलेगा। अगर मैं पावर पॉइंट के टैब की बात करूं तो पावर पॉइंट में कौन से टैब हैं जो ना तो वर्ड में है ना एक्सेल में है, तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, बता देंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो आप बोलोगे सर जो वर्ड एक्सेल में नहीं है उसमें ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो, तीन ऐसे टैब हैं जो हमें नहीं मिलते। सर ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। दिव्या सॉरी दिया बिल्कुल करेक्ट है भाई, हाँ जी करेक्ट आंसर। यानी वर्ड में रेफरेंसेस मेलिंग्स अलग है, एक्सेल में फॉर्मूलाज डेटा अलग है, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन और एनिमेशन अलग, एनिमेशन एंड स्लाइड्स तीन अलग है, बाकी कॉमन है। क्योंकि फाइल भी पढ़ा, होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू, व्यू, ये सब सुनिए, ये सब पढ़े हैं आपने। अब काम क्या है, काम क्या है, यानी हमारे टैब में हमने सिमिलर और डिफरेंस की बात कर ली, अब ग्रुप में करना होगा क्योंकि मेन खेल डिफरेंस और हमारे सिमिलर का है ना। तो पहला पॉइंट हमने टैब के साथ समझ लिया कि कौन से टैब कॉमन है यानी सिमिलर है, कौन से डिफरेंस है। अब हम टैब के बाद जाते हैं ग्रुप में, लेकिन उससे पहले एक बार इंटरफेस पर और नजर डाल लेते हैं जो हमने इंटरफेस देखा है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन का है। अगर आप पुराने वर्जन में जाके देखोगे 2007 का, कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में आप सभी को बताया कि 2007 में आपको फाइल टैब नहीं होता, ये ऑफिस बटन होता है जो एज अ फाइल टैब कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें समान होती हैं, चाहे तो वो क्विक एक्स टूल बार हो, टाइटल नेम हो, सब कुछ समान है। देखो यहाँ पे होम है, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड्स हो, इस एनिमेशन के अंदर ही ट्रांजिशन आपको मिलता है। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि आपके इस लेफ्ट साइड में दो सेक्शन होते हैं, एक तो स्लाइड वाला, एक आउटलाइन वाला, ये दोनों सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। ये रूरल लाइन है, ये वर्किंग एरिया है। जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा था नोट्स, तो ये वो नोट्स एरिया है जहां पर कंटेंट प्रेजेंटर अपने लिए लिखता है। जैसे अगर मुझे प्रेजेंटेशन की मदद से क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं क्वेश्चन के आंसर या फिर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं इस नोट्स वाले एरिया में लिख सकता हूं। लेकिन इस नोट्स एरिया का एक क्वालिटी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कंटेंट, टेस्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। आप जो लोग ऑडियो चला जाए, इमेज चला जाए तो वो नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ नोट्स कंटेंट में आपका टेस्ट एरिया मतलब टेस्ट एलिमेंट ही आएगा, मतलब दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। तो मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट है, पांचों में से सिर्फ टेस्ट ही आएगा। लेकिन ये नोट्स एरिया में जो, जैसे मैं प्रेजेंटर हूं, आप ऑडियंस हैं, तो आपके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो मेरे हेल्प के लिए जो कंटेंट लिखा जाता है वो नोट्स एरिया में लिख सकता हूं। चॉइस है, आप लिखिए ना लिखिए, लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वालिटी ये कि नोट्स
में लिखा हुआ कंटेंट ऑडियंस को रिप्रेजेंट नहीं होता। ये इसकी क्वालिटी है। बाकी जिस लेफ्ट साइड के पोर्शन की हम बात कर रहे थे, उसके नेम आपको नजर आएंगे। देखो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में आपको दो सेक्शन मिलेंगे। लेफ्ट साइड में जो स्लाइड है ना, वहां पर आपको दो सेक्शन मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, पहला सेक्शन जहां पर हम स्लाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर स्लाइड नंबर और स्लाइड एज अ थंबनेल में नजर आती है, और दूसरा सेक्शन रहता है आउटलाइन वाला। आउटलाइन की क्वालिटी ये है कि जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो स्लाइड का नंबर आपको दिखेगा, स्लाइड का आपको आइकॉन नजर आएगा। क्या आएगा? आइकॉन नजर आएगा। और तीसरा आता है स्लाइड का कंटेंट। यानी ये लेफ्ट साइड में जब आप आउटलाइन पर जाते हैं, आउटलाइन सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको तीन चीजें रिप्रेजेंट होंगी, स्लाइड का नंबर, स्लाइड का आइकॉन और कंटेंट। जबकि स्लाइड सेक्शन में सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, स्लाइड नंबर और स्लाइड एज अ थंबनेल। ठीक है? हाँ जी। तो इंटरफेस की कहानी समाप्त। कुछ टर्म है, टर्म की भी बात करेंगे, लेकिन हम जिस हिसाब से बाकी चीजों के साथ चर्चा करके आए थे एक्सेल वर्ड के साथ, उसी वे में हम इस कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। और रिबन के बाद सबसे पहले शुरुआत होती टैब की, और टैब में सबसे पहला ही टैब हमारा फाइल आता है। फाइल को हम उठाते हैं, और आप सभी को पता है कि फाइल टैब एक ऐसा टैब है जिसमें ग्रुप नहीं होती, डायरेक्ट हमारे पास कमांड आती है। लेकिन क्वालिटी है इसकी कि जब फाइल टैब पर क्लिक किया जाता है तो जो इंटरफेस आता है, जो इंटरफेस आता है उसे हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। यानी जो इंटरफेस आपके सामने अभी रिप्रेजेंट है, इसे बैक स्टेज व्यू बोला जाता है। लेकिन कमांड की जब बात करें तो इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट, यानी कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर समराइज करूं फाइल टैब को, तो अगर आपने मेरे साथ एमएस वर्ड, एक्सेल पढ़ रखा है तो आपको फाइल टैब अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है हमारे प्रिंट में और ऑप्शंस में। ऑप्शन में ज्यादा नहीं है, प्रिंटिंग में कुछ परिवर्तन आता है। अब क्या परिवर्तन आता है वो आप सुन लीजिए। प्रिंटिंग में क्या परिवर्तन आता है मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन करते ही आप, मैं प्रिंट करता हूं, आप सभी को पता है प्रिंटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है सर? कंट्रोल की होती है। कौन सी की है? कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से प्रिंटिंग आता है, प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स। बस जो परिवर्तन आता है ना, वो आता है कि हमें स्लाइड, मतलब कितनी स्लाइड पर सीट चाहिए। मतलब जब हम प्रिंट करें तो हमारे प्रिंटिंग में पर पेज पर कितनी स्लाइड होनी चाहिए। वैसे ये कमांड आप अंदर भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर आपको और समझना होता है, जब प्रिंट कमांड पर जाते हैं तो प्रिंट के लेआउट पूछे जाते हैं कि पर सीट पर कितनी आपको स्लाइड प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखो जब आप प्रिंटिंग में जाती हैं तो आपके कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। जैसे आपको फुल पेज स्लाइड, यानी स्लाइड है फुल पेज में चाहिए। आपको नोट सेक्शन, यानी जो स्लाइड के बॉटम में, स्लाइड के बॉटम में आपको पता है कि नोट सेक्शन कहां पर होता है? स्लाइड के बॉटम में जो नोट सेक्शन है वहां पर आपने जो कंटेंट लिखा है उसे भी आपको प्रिंट करना है, या फिर आपका स्लाइड पर लिखा हुआ कंटेंट एज अ आउटलाइन में प्रिंट करना है। आउटलाइन समझते हैं? यानी हेडिंग्स के फॉर्म में, आपको कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं चाहिए। हैंगआउट, हैंगआउट वो कमांड होती है जो आपकी स्लाइड में, सॉरी आपके प्रिंटिंग में पर सीट पर नंबर ऑफ स्लाइड की संख्या को डिफाइन करता है। यानी हैंगआउट से आप ये डिफाइन करेंगे कि पर सीट पर कितनी स्लाइड आनी चाहिए। अब ये स्लाइड के जो नाम है ना वो पूछे जाते हैं। जैसे एक स्लाइड एक सीट पर, दो स्लाइड एक सीट पर, तीन स्लाइड एक सीट पर, चार स्लाइड एक सीट पर, 6 और 9 यही रहता है। आप बोलो 5 स्लाइड कर लो, 7 कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही रहते हैं। यानी
1 2 3 4 6 9, ये प्रिंटिंग, यही परिवर्तन आता है। बाकी सब तो हमने पढ़े हैं, बाकी सब में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बाकी प्रिंटिंग के वही ऑप्शंस हैं कि आप ऑल स्लाइड को प्रिंट कर लो, करंट स्लाइड को प्रिंट कर लो, किसी रेंज को प्रिंट कर लो, या फिर किसी सेक्शन को आपने सेलेक्ट किया उसको प्रिंट कर लो, जो कि हमने वर्ड और एक्सेल दोनों में पढ़ रखे हैं। तो जो डिफरेंस है वो यही है, कॉमन सा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि फाइल टैब में आपको ज्यादा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ड और एक्सेल दोनों में बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया था। अब आते हैं हम अगले टैब पर, जिसे हम डिफॉल्ट टैब के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम होम टैब है। लेकिन जब टैब की चर्चा आती है तो सबसे पहला ही सवाल हमारे माइंड में आता है, सर ग्रुप बता दो, क्योंकि टैब पढ़ लिया, ग्रुप देखते हैं। चलिए होम टैब के पहले ग्रुप देख लेते हैं, पावर पॉइंट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड है, ठीक है ना, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, ध्यान से पढ़ना पहले, फिर मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। पैराग्राफ है, ड्राइंग है, और लास्ट में एडिटिंग है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ग्रुप के नाम पढ़ते ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रुप हमारे वर्ड और एक्सेल के सिमिलर है और कौन सा अलग है। तो आप बोलोगे सर अलग के फॉर्म में हमारे पास स्लाइड और ड्राइंग दो ही मिलते हैं। कॉमन बेसिस पर सर हमारी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और एडिटिंग है। अब जब ग्रुप समान है तो भाई कमांड की बात होती, क्योंकि तीनों का खेल है रेवन में। टैब जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके, अब ग्रुप पढ़ लिए, ग्रुप के अंदर कमांड्स की बात करो तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा कमांड ग्रुप है जिसमें सारी कमांड हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में तीन कॉमन होती हैं। हाँ, जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके पेस्ट स्पेशल में थोड़े से ऑप्शन एड ऑन हो जाते हैं, मतलब पेस्ट स्पेशल की कंडीशंस बदल जाती हैं। और पेस्ट स्पेशल आप लोग जानते हैं कि पेस्ट यानी वी कंडीशन के आधार पर जब पेस्ट किया जाता है उसे पेस्ट स्पेशल कहते हैं। तो क्या आपको क्लिपबोर्ड पढ़ने की जरूरत है, तो आप सीधे शब्दों में कहोगे कि सर नहीं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए। चलिए भाई, तो आप पढ़ के आए तो ठीक है। स्लाइड को होल्ड करते हैं क्योंकि अलग है। हम आते हैं कॉमन पर, फॉन्ट। फॉन्ट पे आप कमांड को घुमाओ नजर में, चलिए तो आप कमांड देखोगे, यहाँ पर फॉन्ट का फेस है, ये साइज है, ये इंक्रीज और डिक्रीज है, ये क्लियर है, ये कलर है, ये आपका चेंज केस है, ये आपका ए बी है। जो ए बी कमांड है ये अलग है, ए बी कमांड है ये अलग है, लेकिन मैंने पढ़ाई थी आपको, फिर भी देख लेते हैं। ये फॉन्ट के आपके स्टाइल है, तो कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर ए बी क्या है, सर इसे हम कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग। ये तीन टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, नॉर्मल, नॉर्मल, लूज और टाइट। ये तीनों पढ़ाए थे एमएस वर्ड के अंदर, नहीं पढ़े तो यहाँ पर पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फॉन्ट टैब पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉन्ट कमांड को, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन है। अब आती पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ में कमांड देखो, सर ये क्या है, बुलेट्स है, ये क्या है, नंबरिंग है, पढ़िए बिल्कुल। सर ये क्या, अलाइनमेंट है, पता है सर ये लेफ्ट है, ये आपका सेंटर है, ये राइट है, जस्टिफाई, पढ़िए बिल्कुल पढ़िए सर। ये क्या है, सर ये स्पेसिंग की बात करता है, ये क्या है सर, इंडेंटेशन है, ये आपका अलग है। जो आपका कमांड है इसे हम कॉलम ब्रेक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉलम ब्रेक कहते हैं, कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक सर हम कमांड तो पढ़ के आए हैं, लेकिन हमारे होम टैब में नहीं थी, लेकिन कॉलम ब्रेक हम जानते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया उसको कॉलम में ब्रेक कर देना, डिवाइड कर देना, वो कॉलम ब्रेक होता है। सर कमांड का डेफिनेशन पता है, लेकिन हमें होम टैब में नहीं पढ़ा, लेकिन डेफिनेशन पता है तो आप यूज भी जानते होंगे, तो उसका यूज भी कर लोगे। तो क्या अगेन पढ़ने की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं। हाँ, ये याद रखने की जरूरत है कि कॉलम ब्रेक कमांड आपको होम टैब में अवेलेबल होती है, वो भी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब जो अलग है उनमें हमारे देखो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है। अगर मैं इन तीनों को डिफाइन करूं, तीनों को डिफाइन करूं तो विद इन छोटे शब्दों में डिफाइन हो जाएगा। पूछो कैसे, इन सबको रफ कर देता हूं, पूछो कैसे।
क्योंकि जब हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जब इनकी डेफिनेशन की बात देखो, टेस्ट डायरेक्शन मतलब आप सभी को पता है नॉर्मल टेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में लिखा जाता है, लेकिन टेस्ट डायरेक्शन से हम अपने टेस्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सर ये तो हमने एक्सेल में पढ़ा था, वही है, अलग नहीं है। देखो ये जो अलाइनमेंट आपने पढ़े, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, अगर मैं पूछूं कि कौन से अलाइनमेंट थे, क्योंकि आपने एक्सेल में 2 अलाइनमेंट पढ़े थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी 3 थे, हॉरिजॉन्टल में भी 3 थे। सर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो यहां पर जो अलाइन टेस्ट दिया है ये हमारे वर्टिकल है। वर्टिकल में आपको पता है 3 आते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। सर ये भी पढ़ रखा है, ये भी नया नहीं है। और स्मार्ट आप अच्छे से जानते हैं, स्मार्ट आर्ट आपके एक ग्राफिक होता है, यानी आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, आप उसे एज अ स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं, यानी कन्वर्ट, जैसे टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट करते थे, सेम वैसे ही प्रोसेस करता है ये। तो क्या पैराग्राफ में जो कमांड आपको अलग मिली उनमें कुछ नया था कि आपको कुछ नया सीखने को मिला? नहीं सर, बस चीजें को शिफ्ट कर दिया है, कॉमन कमांड वही है जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमें एडिटिंग मिला। एडिटिंग में हमारे पास फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्शन, ये तीनों कमांड ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। अब नया क्या है, यानी जो चीजें पढ़ के आई, जो चीज कॉमन थी उनकी कमांड्स की भी बात कर ली। अब हमें बात करनी है उन ग्रुप की जो अलग हैं, जो हम इस पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। जैसा आप सभी को याद हो कि जब हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था तो होम टैब में सिर्फ आपको 3 चीजें मिली थी। एक तो क्लिपबोर्ड का पेस्ट स्पेशल, क्योंकि इसमें कंडीशन ज्यादा हो जाती है, और आपके स्टाइल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स कमांड ग्रुप और एडिटिंग की कुछ कमांड। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके होम टैब में क्या आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, तो आप लिखोगे सर एक तो स्लाइड्स कमांड ग्रुप और आपका पास ड्राइंग, बाकी सब सिमिलर है, कॉमन है, जो ऑलरेडी हम जानते हैं। यही 2 पॉइंट तो निकलते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, तो विद इन सेकेंड में पढ़ लेते हैं इनको भी, बाकी नोट्स की मदद से भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कमांड अपने आप में अपना नाम डिफाइन कर रही है, मतलब अपने आप को समझाने का प्रयास कर रही है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्लाइड कमांड ग्रुप की। तो पहला सवाल तो यही आता है कि इसमें कितनी कमांड होती है, तो आप पढ़ोगे, आप बोलोगे सर 4, कौन कौन सी, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन, ये 4 कमांड अवेलेबल हैं हमारे स्लाइड्स कमांड ग्रुप में। अब इन चारों कमांड का नाम पढ़ लिया, अब नाम पढ़ने से आपको किसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है? सर हमें पहली कमांड का तो बहुत अच्छे से आ गया, न्यू स्लाइड, मतलब जब हमें नई स्लाइड लेनी है तब हम इस कमांड पर जाएंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सत्य है। लेआउट का मतलब क्या है, यानी स्लाइड का कोई टेम्पलेट क्या लिखना है, लेआउट क्या लिखना चाहते हो, स्लाइड टेम्पलेट, यानी स्लाइड का टेम्पलेट लिख लो, स्लाइड का डिजाइन लिख लो, या फिर पहले से बना लेआउट जो कि कमांड का नाम है, यानी पहले से बनी स्लाइड के कुछ लेआउट है, कुछ फॉर्मेट है, आप उन्हें ले सकते हैं। यानी न्यू और सर इसमें डिफरेंस क्या है, यानी न्यू में आपने कोई स्लाइड ले ली लेकिन उसका आपको लेआउट बदलना है तो आप यहां से बदल सकते हैं। रीसेट क्या है? सर रीसेट ये है कि अगर आपने स्लाइड की डिजाइन में, स्लाइड के फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, आपको स्लाइड के लेआउट के अकॉर्डिंग सेट करना है, जिसे हम डिफॉल्ट कहते हैं, तो एक रीसेट कमांड प्रेस कर दो। रीसेट कमांड प्रेस करते ही आपके स्लाइड के लेआउट पर जो चीजें जैसे डिफॉल्ट केस में सेव हैं वैसे ही रीसेट हो जाएंगी, मतलब हमारी स्लाइड
लेआउट के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है रीसेट बटन से। सेक्शन तो पता ही है कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर सकते, प्रेजेंटेशन में स्लाइड होती है यानी स्लाइड का ग्रुप बना के सेक्शन भी डिवाइड किया जा सकता है। अब बात आती है कि हमारे स्लाइड में कितने लेआउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स मतलब अपनी नोटबुक में डाल सकते हैं, सर हमारे पास जब हम लेआउट पर क्लिक करते हैं तो लेआउट पर क्लिक करने से हमारे पास जो लेआउट के ऑप्शंस आते हैं, सर 9 लेआउट है। कितने हैं? 9 लेआउट मिलते हैं, यानी 9 टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। पहला है टाइटल स्लाइड जो कि डिफॉल्ट है, यानी पहली जो स्लाइड आता है, पहली जो स्लाइड ओपन होती है उसका जो लेआउट है वो टाइटल स्लाइड और ये डिफॉल्ट भी माना जाता है। दूसरा है टाइटल कंटेंट, तीसरा सेक्शन हेडर, चौथा टू कंटेंट कंपैरिजन ओनली टाइटल, ब्लैंक कंटेंट विद मतलब कैप्शन और पिक्चर विद द कैप्शन। तो ये वो लेआउट है जो हमें डिफॉल्ट केस में मिलते हैं। बाकी इनको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं और इनके साथ मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। वो कैसे होगा वो भी आपको बताया जाए। ठीक है, चलिए, तो स्लाइड कमांड ग्रुप समझ में आ गया। अब बचा आपके पास एक कमांड ग्रुप जिसका नाम है ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। तो ड्राइंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ड्राइंग में आप लिख सकते हैं कि जैसे फॉन्ट ऑफ पैराग्राफ में अगर मैं आपको समराइज करूं तो फॉन्ट ऑफ पैराग्राफ में आप उस एलिमेंट की फॉर्मेटिंग या फिर सेटिंग कर रहे थे जो हमारे वर्किंग एरिया पर लिखा जाता है। ड्राइंग में हम उनकी फॉर्मेटिंग सेटिंग करते हैं जिन पर हमारा वो एलिमेंट लिखा हुआ है। जैसे सपोज दैट हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया, सपोज दैट हमने अपनी स्लाइड पर कोई इमेज इंसर्ट किया, सपोज दैट हमने कोई शेप्स इंसर्ट किया, तो शेप की जो सेटिंग है, शेप की जो फॉर्मेटिंग है वो हमारे ड्राइंग के अंदर होगी और शेप्स में लिखे हुए कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो हम फॉन्ट से करेंगे, पैराग्राफ से करेंगे। ये है दोनों में डिफरेंस। जैसे अगर आप ड्राइंग को थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से नजर आएंगी जो मैं समराइज कर रहा हूं। देखो ये क्या है, अगर आप इसे देखोगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स कमांड है, ये लाइन है, ये एरो है, ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्या है? शेप्स है। इनकी आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप इन्हें इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट भी कर सकते हो, इनको अरेंज करना अरेंज कर सकते हो। आपको क्विक स्टाइल लेनी है यानी कोई डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लेनी है, आपको शेप का कलर फिल करना है, आउटलाइन लगाना है, शेप का इफेक्ट लगाना है, तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। यानी किसी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए अभी तक हम इंसर्ट टैब की मदद लेते थे, लेकिन पावर पॉइंट में आप ड्राइंग कमांड ग्रुप से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। आप मतलब किसी शेप्स को भी शेप्स को इंसर्ट करा सकते हैं जो कि इसके ड्रॉप डाउन लिस्टिंग में अवेलेबल है उनको। ठीक है, तो दो कमांड अलग थी, दोनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप चलते हैं अगले कमांड ग्रुप, अगले टैब पर जिसका नाम है इंसर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, जब हमने वर्ड और एक्सेल दोनों की बात की थी तो एक्सेल में हमने तीन चीजें वर्ड से अलग देखी थी जिनका नाम पिवट टेबल, चार्ट और स्पार्क लाइन था। अब हमें ये पता करना है कि हम वर्ड और एक्सेल पढ़ के आए हैं तो पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में क्या अलग मिलता है। तो पहले तो हम ग्रुप्स की बात करते हैं। चलिए, पहला ग्रुप है स्लाइड्स, जो कि अलग है, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि स्लाइड्स को अभी हमने होम टैब में पढ़ा है, तो क्या इसको अगेन डिफाइन करने की जरूरत है? तो अगेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि स्लाइड्स ग्रुप हमारा होम और इंसर्ट टैब दोनों में अवेलेबल होता है। लेकिन दोनों में अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करूं मैं
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर हमें 4 कमांड नजर आई थी, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन, जबकि हमारे इंसर्ट में सिर्फ एक ही कमांड है, उसका नाम है न्यू स्लाइड। अगला ग्रुप है हमारा क्या, टेबल्स, इमेज, इलस्ट्रेशन, आगे बढ़ो, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट, सिंबल्स एंड लास्ट वन इज द मीडिया। तो अगर समराइज की बात आती है तो समराइज केस में आप खूब अच्छे से समझ पाओगे, सर मीडिया ही कमांड ग्रुप अलग नजर आ रहा है स्लाइड के अलावा, बाकी सब कॉमन है। लेकिन जब इंसर्ट टैब में मीडिया है और कमांड पर हम थोड़ी नजर डालें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो है वीडियो है, ये हमारा ऑडियो है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, यानी इंसर्ट से हमारे मतलब जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें किसी एलिमेंट को ऐड किया जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर मीडिया में वीडियो और ऑडियो कमांड है तो ये जो कमांड है हमारे किसी ऑडियो फाइल या किसी वीडियो फाइल को इंसर्ट करने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसर्ट टैब के अंदर है। तो क्या मीडिया अलग तो मिला लेकिन ऐसे बेस में मिला कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसे, अगेन पढ़ने की जरूरत है नहीं सर, आप इतना बता दिया बहुत है। बाकी अगर आप इमेज और इलस्ट्रेशन में जाएंगे तो कमांड ग्रुप तो अलग हो गए लेकिन इनकी कमांड वही है जो हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। जैसे हमने इमेजेस को, पिक्चर्स को पढ़ रखा था, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। हाँ, ये फोटो एल्बम से क्या होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ फोटो का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना चाहते तो फोटो एल्बम बना सकते हो, मतलब पर स्लाइड पर एक इमेज आएगी, ये होता है फोटो एल्बम। जैसा कि हम एल्बम बनवाते हैं वैसे ही। टिप्स ऑलरेडी जानते हैं, स्मार्ट आर्ट चार्ट सब कुछ जानते हैं। टेबल सर ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, टेबल्स जानते हैं, रो एंड ग्रुप का कनेक्शन होता है। हाँ, लिंक्स में जाएं तो हाइपर लिंक पढ़ रखा है लेकिन एक्शन बटन अलग मिला है। अब एक्शन बटन अलग मिला है तो एक बात क्लियर है कि एक्शन बटन अगर लिंक्स में आता है तो ये हिंट जरूर करेगा आपके लिए कि एक्शन बटन से हम कुछ लिंकिंग का काम करते हैं। यानी एक्शन बटन वो सेफ्स होती हैं जहां से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लिंक कराते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि पहली बात तो वो लिंक्स ग्रुप में है। अब ये एक्शन बटन लिंक कैसे कराते हैं, किस किस चीज को लिंक कर सकते हैं, तो एक्शन बटन आपके लिंक्स कमांड के अलावा आप सेव्स ग्रुप में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इन एक्शन बटन से क्या होता है कि हमारी स्लाइड पर एक सेव आ जाती है, एक इमेज आ जाती है, वहां उस इमेज पर क्लिक करते ही हमने जो उस इमेज पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिंक कराया है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब लिंकिंग कुछ भी हो सकती है, आपका कोई स्लाइड हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका कोई म्यूजिक हो सकता है, आपका कोई वीडियो हो सकता है। लिंकिंग आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि आप किस ऑब्जेक्ट के साथ करा रहे हैं। लेकिन एक्शन बटन और हाइपरलिंक दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हाइपरलिंक वो किसी ऑब्जेक्ट यानी पहले से आपका कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, उस पर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लिंक कराते हैं। लेकिन एक्शन बटन से हमारा ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है और उस पर दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन पता अच्छी बात क्या थी कि ये ऐसे ग्रुप में था जिसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा सरल है, तो इसीलिए ये भी सरल हो जाता है। बाकी अगला कमांड ग्रुप अगर आप देखेंगे तो टेस्ट है, टेस्ट में आप पढ़ते ही नजर बोलेंगे सर ये यस तो यस कर दीजिए, यानी टास्क बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट। क्या आपको किसी कमांड को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सर ये वही कमांड्स हैं जो हम
सॉरी वर्ड और एक्सेल दोनों में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सिंबल्स में भी कुछ ऐसा ही है, इक्वेशन सिंबल्स कमांड है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। यानी इंसर्ट टैब में कुछ ही कमांड्स अलग हैं, लेकिन उनका डेफिनेशन उतना ही सरल है जैसे बाकी सिमिलर कमांड है। तो क्या मैं आगे जा सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल जाइए, क्योंकि यहाँ पर अलग से सेपरेट वर्ड नहीं करनी, बाकी करना है तो कर लीजिए। जैसे एक्शन बटन में काफी लोगों को चेहरा नजर आ रहा है, जैसे आपका कर्सर यहाँ पर एक्शन बटन पे जाएंगे तो एक्शन बटन से पूछा जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट शेप्स में जाऊं, आप शेप्स में कोई भी एक्शन बटन ला सकते हैं। जैसे आपको ये वाला एक्शन बटन आप ले आइए, ये एक्शन बटन आ गया, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एज अ एक्शन बटन आप, जैसे कोई शेप्स आपके पास है उस पर आप एक्शन बटन की तरह लिंकिंग लगा सकते हैं, चॉइस आपके पास। जैसे सपोजड आपने कोई शेप ली, जरूरी नहीं यही शेप ले लो, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, मैंने ये रेक्टेंगल लगी, अब इस रेक्टेंगल पर एज अ एक्शन बटन आप लिंकिंग लगा सकते हो, चॉइस आपके पास। लेकिन जब एक्शन बटन से लिंक लगाई जाती है, एक्शन बटन से जब लिंक लगाई जाती है तो लिंकिंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, लिंकिंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। लिंकिंग में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक नजर, बस एक ही नजर बहुत है, क्योंकि आप हाइपरलिंक की तरह ही इनको काम करेंगे। देखो एक्शन बटन से आप किन किन ऑब्जेक्ट को लिंक करा सकते हैं, आप एज अ हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी स्लाइड लिंक करानी है, आप किसी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं इस एक्शन बटन की मदद से, आप मैक्रोस को रन करा सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करा सकते हैं, आप किसी साउंड को प्ले कर सकते हैं, या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं क्लिक को इस एक्शन बटन की मदद से। तो समथिंग समथिंग कॉमन है, लेकिन कुछ अलग भी है। जैसे इंसर्ट पढ़ लिया, अब हमें आगे जाना होगा डिजाइन पर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा अगला ग्रुप डिजाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं तो वर्ड में, एमएस वर्ड में डिजाइन टैब के अंदर हमारे पास दो ग्रुप थे, एक तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और दूसरा था पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में हमारे पास कितनी कमांड थी, सिर्फ आप नंबर ऑफ कमांड लिख दीजिए, कौन कौन सी है ये नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितनी कमांड थी। मैं आता हूं डिजाइन टैब फॉर पॉइंट, देखो यहाँ पर हमारे पास थीम है, जो जैसे एमएस वर्ड में थीम थी, एक्सेल में थीम थी, वैसे ही थीम यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है ना। और इसी थीम के अंदर हमें फॉन्ट, पैराग्राफ, फॉन्ट, कलर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन थीम के कुछ वेरिएंट भी होते हैं, मतलब जो कि कलर के आधार पर डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब कस्टम ऑप्शन होता है, ये नए वर्जन का है। सर आरती ने बोला 3 कमांड है, बिल्कुल सही है। कस्टम में हमें 2 प्रकार की चीज, 2 कमांड मिल रही है, एक तो स्लाइड का साइज और फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब स्लाइड साइज भी समझ में आ रहा है, मतलब हमारा जो वर्किंग एरिया है उसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, और फॉर्मेट बैकग्राउंड का मतलब है कि हम अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। यही कुछ कमांड है। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन में जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये डिजाइन टैब कैसे, क्योंकि जब डिजाइन टैब में पुराने वर्जन में एक्सेस करते हैं तो हमारे पास पहला ग्रुप मिलता है पेज सेटअप। लेकिन पता है अच्छी बात है कि हम सारे पढ़ चुके हैं। अब पेज सेटअप में ओरिएंटेशन हमारे पास 2 ही होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज सेटअप में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 2 चीजें रहती है, एक तो 16:9 और एक 4:3। 16:9 को हम लैंडस्केप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोला जाता है। और 4:3 को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोला जाता है। 16:9 डिफॉल्ट रहता है। बाकी थीम में वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि ये कलर रहेंगे, फॉन्ट रहेंगे, इफेक्ट रहेंगे, और ये है बैकग्राउंड स्टाइल, जहां से हम फॉर्मेट बैकग्राउंड कर रहे थे अभी डिजाइन के अंदर। फॉर्मेट बैकग्राउंड से क्या होगा, हम अपने बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड के इफेक्ट, टेक्सचर्स जो भी फिल करना चाहते हैं वो बहुत आराम से कर सकते हैं।
यानी डिजाइन में अलग है। आप बोलोगे नहीं सर इसमें भी कुछ अलग नहीं, बिल्कुल एक्सेल की तरह ही स्किप कर दो। चलिए कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग ही नहीं है तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगला कमांड ग्रुप, अगली कमांड टैब पर हम जाएंगे, अगले टैब पर। तो अगला टैब हमें रिव्यू मिलता है। अब रिव्यू को हमने एक्सेल में पढ़ा, हमने सबसे डिटेल में पढ़ा वर्ड में, और उसकी कॉमनता की बात की थी हमने एक्सेल में, वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। देखो प्रूफिंग में जाओगे तो प्रूफिंग में आपका स्पेलिंग है और थिसॉरस है। क्या अगेन रिपीट करूं? सर पढ़ लिया है। स्मार्ट लुकअप बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल, कमेंट्स बिल्कुल। सर इनको तो पढ़ा ही मत, क्यों? क्योंकि ये पढ़ा ही हमने। कंपेयर कमांड बिल्कुल पढ़ी है, यानी तभी तो मैंने आपसे बोला था कि जिन स्टूडेंट ने एमएस वर्ड में टाइम अच्छे से दे दिया तो एक्सेल में उतना ही कम समय लगेगा, और पावर पॉइंट में तो लगेगा ही नहीं। शुरू और खत्म की कहानी हो जाती है यहाँ पर। अब आप खुद बताइए कि अगर आपने रिव्यू टैब वर्ड में पढ़ रखा होता तो एक्सेल पावर पॉइंट में पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि जब टैब में कमांड ही समान है तो फिर अगेन उनको रिवाइज करने की क्या जरूरत है? सिर्फ प्रैक्टिकल करिए। अब आगे जाएंगे तो हमारा लास्ट कमांड ग्रुप मिलता है जो कि सिमिलर है, कॉमन है, उसका नाम है व्यू। तो व्यू में अगर आपको याद हो तो एक्सेल में हमें कुछ ही चीजें वर्ड से अलग मिली थी। तो सबसे पहले तो हमें अलग मिला है प्रेजेंटेशन के व्यू, क्योंकि वर्ड में पेज के व्यू थे, हमारे एक्सेल में वर्कबुक के व्यू थे, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन के व्यू मिलने हैं। अब तीन व्यू के नाम मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, वो था नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट, रीडिंग व्यू और स्लाइड सॉर्टर। क्यों ये बताए थे मैंने स्टार्टिंग में? क्योंकि ये तीनों के तीनों वो व्यू हैं जो हमारे स्टेटस बार पे अवेलेबल होती है। बाकी आउटलाइन व्यू और नोट्स व्यू इनके अभी हम लौट के बात करेंगे। अगले कमांड ग्रुप पे जाओगे तो हमारा मास्टर व्यूज है। सर ये तो अलग है, ये हमने किसी में नहीं पढ़ा। लेकिन अगर हम सोर्स पर नजर डालें, सो पर, तो हमारा रूल लाइन, ग्रिड लाइन, गाइड और हमारा नोट्स, ये हम वैसे नोट्स कमांड अलग है। जैसे हमें शो ऑप्शन एक्सेल की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं वर्ड में जाऊं तो वर्ड में हमारा रूल लाइन, ग्रिड लाइन तो सारी कमांड थी, लेकिन नेविगेशन पैन अलग से था। वहीं अगर मैं जाऊं एक्सेल में तो एक्सेल में सब कमांड थी। हमारा डिसेबल रूलर लाइन होता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला बार अलग से मिलता है इसी शो में। ऐसे अगर पावर पॉइंट में जाओगे तो नोट्स कमांड हमें अलग से मिलती है, जो कि वर्ड एक्सेल में नहीं मिलती। तो नोट्स भी कमांड में आपको इंटरफेस में डिफाइन कर चुका था, जो कि स्टेटस बार के ऊपर और स्लाइड के नीचे वाला एरिया होता है, जो कि प्रेजेंटर के लिए जरूरी होता है। बाकी जूम में वही जूम है, और विंडो में वही विंडो है, और मैक्रोज में वही मैक्रोज है, अलग नहीं है। यानी पावर पॉइंट के व्यू टैब में सिर्फ दो ही चीजें अलग मिली हैं, वो है प्रेजेंटेशन के व्यूज और हमारे पास मास्टर व्यूज। बस इन्हीं की हमें बात करनी है, बाकी हमारा व्यू टैब फिनिश हो जाएगा। तो क्विकली इन्हें मैं समझा देता हूं, इनका प्रैक्टिकल बोलोगे प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। तो पहला है नॉर्मल। नॉर्मल व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू हमारे लेफ्ट साइड में स्लाइड का सेक्शन, सेंटर में हमारे पास स्लाइड और इसके बॉटम में नोट्स एरिया रहता है, जो कि डिफॉल्ट है नॉर्मल। रीडिंग मोड हम लोग जानते हैं, रीडिंग में हम अपनी स्लाइड को एज अ बुक के फॉर्म में प्रेजेंट कराते हैं, यानी रीडिंग फॉर्म में लाना है, जो कि हमारे वर्ड और एक्सेल तीन दोनों में था। स्लाइड सॉर्टर, चलिए स्लाइड सॉर्टर इसके आगे लिखो, स्लाइड सॉर्टर लिखो, थंबनेल, एक पॉइंट लिखो थंबनेल। वैसे मैंने आपको लिखाया है, आपके नोट्स में लिखा है, फिर भी स्लाइड सॉर्टर के आगे थंबनेल लिखो। क्यों? क्योंकि स्लाइड सॉर्टर वो व्यू होता है जो आपके स्लाइड को एज अ थंबनेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप स्लाइड को क्या कर सकते हो? रीअरेंज करा सकते हैं। रीअरेंजमेंट करना है स्लाइड का, तब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद ले सकते हैं।
अगला है आउटलाइन व्यू। देखो आउटलाइन व्यू अगर आपको याद हो तो इंटरफेस में हमारे पास लेफ्ट साइड में दो सेक्शन थे, एक तो स्लाइड और दूसरा आउटलाइन। मैंने आउटलाइन में क्या बताया था कि आउटलाइन में आपका स्लाइड का नंबर, आइकॉन और तीसरी चीज थी कंटेंट। अगर आपने कभी पावर पॉइंट में काम किया हो तो आपको पता रहता है कि स्लाइड में लिखे हुए कंटेंट को हम स्लाइड से ही एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप आउटलाइन व्यू का सिलेक्शन कर देंगे प्रेजेंटेशन व्यू में तो आप स्लाइड के कंटेंट को स्लाइड के अलावा उस लेफ्ट साइड से भी एडिट कर सकते हो, जो कि आउटलाइन व्यू में आपको रिप्रेजेंट होता है। कैसे? एक प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरे पास कोई हुआ तो। जैसे सपोज दैट मेरे पास स्लाइड है, मैंने स्लाइड ओपन कर ली। अभी आप स्लाइड के कंटेंट को यहां से एडिट कर पाएंगे। स्लाइड के कंटेंट को आप यहां से एडिट कर, मुझे ये से डिलीट करना है, इसका कलर चेंज करना है, सपोज दैट मुझे इसका कलर चेंज करना है, ब्लू करना है, तो मैं यहां से ही कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं यहां से कर लूं, नहीं। हाँ, अगर आप आउटलाइन व्यू लगा देंगे, मैंने आउटलाइन व्यू सेट कर दिया, ये आउटलाइन व्यू। अब देखो इस आउटलाइन व्यू में क्या होगा, आप स्लाइड के कंटेंट से सीपीसीटी पैटर्न यहाँ पे लिखा है, ये सीपीसीटी पैटर्न लिखा है, मैं सीपीसीटी पैटर्न डिलीट, मैं पैटर्न डिलीट कर दूं तो पैटर्न डिलीट हो जाएगा। ये देखो सीपीसीटी एग्जाम रह गया। मतलब स्लाइड का कंटेंट अगर आप एडिट करना चाहते हो तो उसे भी एडिट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कंटेंट, कोई ऑब्जेक्ट एलिमेंट नहीं होगा। अगर आप टेबल एडिट कर पाओ तो टेबल नहीं, क्योंकि रीजन है, क्योंकि अब आप काफी लोग कह रहे हैं सर आपने यहाँ पर ये एडिट किया था, आप इसे क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन है, रीजन है। रीजन क्या है? थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं। तो जब हमने आउटलाइन व्यू एक वर्ड में पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि आउटलाइन व्यू वो व्यू होता है जहां से आपका डॉक्यूमेंट पूरा हेडिंग्स या फिर लेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आउटलाइन या फिर बुलेट्स भी कहते थे। बुलेट्स यानी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एज अ बुलेट के फॉर्म में आ जाता है। अब बुलेट्स में सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, आपको पता है हेडिंग से टेक्स्ट ही बनता है। आप हेडिंग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते, किसी इमेज को नहीं बना सकते। इसीलिए आउटलाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही एडिट होगा। आप दूसरा कंटेंट ऐड करोगे तो आपको स्लाइड का एरिया से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट व्यू हमारे पास नोट्स पेज है। क्या है? नोट्स पेज। नोट्स पेज क्या है? यानी नोट्स पेज जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो नोट सेक्शन है जो स्लाइड के बॉटम में होता है वो कैसे प्रिंट होगा, उसकी सेटिंग अगर आपको करनी है, उसकी सेटिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। मतलब नोट्स पेज यानी अगर आपने नोट्स में कुछ कंटेंट लिख रखा है, मेरे पास प्रेजेंटेशन है, जैसे सपोज दैट ये वाला एरिया मैं नोट्स सेक्शन में डाल देता हूं, मैंने नोट सेक्शन में डाल दिया। अब मैं नोट्स पेज पर चला जाता हूं, तो नोट्स पेज पर जैसे ही जाऊंगा, नोट्स पेज पर जैसे ही जाऊंगा तो मुझे फिर वो नोट्स एरिया, यानी ये जो नोट्स एरिया है इसकी मुझे सेटिंग करनी है कि जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये नोट्स एरिया कहां पर होना चाहिए, मेरी स्लाइड कहां पर होनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड किया जा सकता है। इस यानी नोट्स पेज से क्या होता है कि जब हम स्लाइड को प्रिंट कराएंगे तो अपनी स्लाइड और नोट्स दोनों की हम सेटिंग कर सकते हैं, मतलब हमें कहां पर प्रिंट कराना है। वैसे ही ज्यादा सेटिंग हम नोट सेक्शन की नोट्स मास्टर के अंदर करते हैं, जो कि मास्टर व्यू में हमारी स्पेशल कमांड है। ये रहा मास्टर व्यू, जो कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ये देखो ये मास्टर व्यू है। मास्टर व्यू में हमारे पास तीन कमांड है, अगर आपको नजर आ रहा है तो तीन कमांड, स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। इनको मैं ब्रीफ वे में बताता हूं, फिर मैं नोट्स की मदद से डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं ब्रीफ में बात कर लूं कि इनका ब्रीफ डेफिनेशन कैसे निकल। देखो अगर मैं स्लाइड मास्टर की बात करूं तो स्लाइड का लेआउट, क्या स्लाइड का
लेआउट, मैं लिख देता हूं स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्रिएट करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तब आप स्लाइड मास्टर की मदद से कर सकते हैं। लेआउट हमने अभी आपको पढ़ाए थे, 9 लेआउट थे। कोई नया लेआउट लाना है, पहले से बना उसे डिलीट करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तब आप स्लाइड मास्टर की मदद से जाते हैं। वहीं हैंगआउट मास्टर मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रिंट ऑप्शन में ही बताया था। हैंगआउट यूज होता है कि जब हम पर सीट पर, किस पर सीट पर नंबर ऑफ स्लाइड को फिक्स करना है कि कितनी स्लाइड पर सीट पर प्रिंट होंगी। उसके लिए मैंने आपको नंबर ऑफ स्लाइड भी बताई थी। आपका एक स्लाइड हो सकती है, 2 स्लाइड कर सकते हो, 3, 4, 6 और 9। अब नोट्स मास्टर क्या होता है सर? नोट्स मास्टर हमारी नोट्स सेक्शन जो है ना, नोट सेक्शन जो कि प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, उसकी सेटिंग करेगा। क्या मैं नोट सेक्शन जब प्रिंट करेंगे तो वो कैसे प्रिंट? क्लास में अभी ठीक है, तो ये था व्यू टैब का डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टैब, 3 टैब बचे जो अलग है। मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा वो कॉमन है, यानी सिमिलर है, जो वर्ड और एक्सेल से मैच किया था। अब इस क्लास को मैं दूसरे पार्ट में नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ ही चीजें बची हैं, इसके लिए दूसरे पार्ट को ले जाना, और वैसे भी इससे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, तो फिर हमें उसी लेवल में ले जाना होगा। अब आपको करना क्या है? जितनी भी कॉमन कमांड बताई है मैंने, उन सब के साथ आपको प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल। कि रियल में उनका काम वैसे ही होता है जैसे हमने वर्ड और एक्सेल में किया था, यानी मैक्रोज हमने वर्ड में यूज किया, लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट में मैंने स्किप कराया। क्यों? क्योंकि वर्ड में आपको पढ़ा दिया था, आपके लिए टास्क ये था कि मैक्रोज का यूज करके आपको चेक करना था एक्सेल में, और आज को पावर पॉइंट में भी वैसे ही मिला, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी नहीं करोगे तब भी वही यूज होता है। अब हम बात करते उन टैब्स की जो कि अलग है। उनमें 3 टैब थे, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। 3 ही है अलग। अगर हम तीनों को थोड़ा सा डिफाइन करूं, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा जब हम तीनों की चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, देखो तीनों में अगर मैं जाऊं, तो पहला है ट्रांजिशन, दूसरा है एनिमेशन और स्लाइड शो। अगर मैं ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों की बात करूं, तो ये इफेक्ट की चर्चा करते हैं। इनमें सिर्फ विद इन सेकेंड का एक्सप्लेनेशन है, सेकंड में हो जाएगा। क्यों? पहला पॉइंट तो ये है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों में इफेक्ट की बात आती है। इफेक्ट बोले तो एनिमेशन शॉर्ट में कहते हैं। अब ट्रांजिशन अलग होता है, इसीलिए उसे हम एनिमेशन नहीं बोल सकते। बट अगर आप बोल दोगे तो कोई ज्यादा इशू नहीं है कि आपने एनिमेशन क्यों बोला। अब अगर दोनों एनिमेशन है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ट्रांजिशन भी एनिमेशन, और एनिमेशन तो खुद एनिमेशन है ही, जैसे हमने इफेक्ट का नाम दिया। लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिए कि ट्रांजिशन हमारा स्लाइड पर लगने वाला इफेक्ट है, और एनिमेशन हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला इफेक्ट है, जो कि स्लाइड पर लिखा जाता है, स्लाइड पर रखा है। मतलब हमारे 2 चीजें, एक तो स्लाइड और स्लाइड पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो,
ऑब्जेक्ट में जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, आपने कोई इमेज इंसर्ट कर रखी है, तो आपकी किसी इमेज पर, किसी टेक्स्ट पर, किसी टेबल पर, किसी इक्वेशन पर जो एनिमेशन, जो इफेक्ट लगेगा, वो एनिमेशन के अंदर रखा जाएगा। उस स्लाइड पर लगने वाले इफेक्ट को हम ट्रांजिशन कहते हैं। उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे। स्लाइड शो क्या है? यानी हमने प्रेजेंटेशन बना लिया, यानी मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब उस प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के साथ, तो उसमें क्या क्या सेटिंग या क्या क्या सेटअप की जरूरत होगी आपको, वो कमांड मिलेंगी आपको स्लाइड शो के अंदर। लेकिन हम इंटरफेस पे जाके उनको एक बार और ब्रीफ कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आप ट्रांजिशन में जाओगे तो ट्रांजिशन में आपको देखो कमेंट ये आएंगे। ट्रांजिशन में जाओगे तो आपको ग्रुप नजर आएगा, प्रीव्यू, यानी जो ट्रांजिशन आपने लगाया है, ट्रांजिशन के आगे स्लाइड जरूर लिख लेना और एनिमेशन के आगे ऑब्जेक्ट जरूर लिख लेना, ये जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। दोनों इफेक्ट की बात करते हैं। प्रीव्यू के बाद आता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यानी कौन सा स्लाइड पर आपको ट्रांजिशन लगाना है वो आप सेट करिए। और टाइमिंग, ये आपको टाइमिंग कुछ कॉमन टर्म्स हैं कि आपको ड्यूरेशन क्या रखनी चाहिए, आपको स्टार्ट करने के मेथड क्या होनी चाहिए, ये आपको एनिमेशन में भी समझा दूंगा, लेकिन ट्रांजिशन में सिर्फ आपको स्लाइड के साथ ही जाना है। वही ऐड और इफेक्ट डिलीट कैसे करते हैं इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बार समझ जाना है। अगर आप एनिमेशन में जाओगे तो एनिमेशन में भी आपको प्रीव्यू नजर आएगा। अब ये प्रीव्यू क्या होता है? जब आप एनिमेशन या इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन लगाते हैं तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से हमारा नन रहता है, यानी कोई भी एनिमेशन नहीं है इसमें। अपीयर है, फैड है, फ्लाई है। जब क्वेश्चन डीप में जाएंगे तो फिर इन एनिमेशन के नाम भी पूछे जाएंगे, इन एनिमेशन के नाम भी पूछे जाएंगे, लेकिन अभी उतना डीप जा नहीं रहा एग्जामिनर, तो हमें भी सिर्फ ब्रीफ की जरूरत होगी। हाँ, कुछ एडवांस एनिमेशन ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम टाइमिंग की भी बात करेंगे, जिसमें हम एनिमेशन स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले, इन सब की भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये समझना है कि एनिमेशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला इफेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में हमारा टेबल, इक्वेशन, इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम एनिमेशन ऐड करते हैं तो एनिमेशन हमारे 4 प्रकार से ऐड किए जाते हैं, 4 प्रकार से। पहला एंट्रेंस, दूसरा एम्फेसिस, तीसरा एग्जिट, चौथा मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन हम 4 प्रकार से ऐड करते हैं, 4 कैटेगरी से एनिमेशन लगाते हैं। पहला एंट्रेंस, मतलब ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्लाइड में एंटर कराना है तब हम एंट्रेंस इफेक्ट को सेट करते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कराना है। अब हाईलाइट और एंट्रेंस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हाईलाइट और एम्फेसिस दोनों में डिफरेंस ये है, सॉरी, एंट्रेंस और एम्फेसिस दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम स्लाइड शो कराएंगे तो एंट्रेंस वाला ऑब्जेक्ट हमें अपीयर नहीं होगा जब तक हम उसकी एंट्री नहीं कराएं। एम्फेसिस में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट तो डिस्प्ले होता है, लेकिन जैसे हम उसे, मतलब एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें होगा, क्योंकि एनिमेशन या इफेक्ट का मतलब ही होता मूवमेंट। तो देखने के बाद मूवमेंट कराना है, मतलब हाईलाइट करना, तो एम्फेसिस के साथ जाएंगे। आपको एंट्री करानी तब एंट्रेंस के साथ। एग्जिट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमें बाहर ले जाना है। क्या करना है? बाहर ले जाना है। मोशन, मेरी नजर, वैसे तो डेफिनेशन इसका अलग है, बट
मेरी नजर में अगर मैं आपको बताऊं तो मोशन एक ऐसा इफेक्ट है जो कस्टम की बात करता है। कस्टम मतलब अपने हिसाब से, मतलब यानी एंट्रेंस से तो एंट्री हो रही थी, एम्फेसिस से हाईलाइट हो रहा था, एग्जिट से बाहर जा रहा था। मोशन से आप तीनों कर सकते हो या अपने हिसाब से जा सकते हो, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन ये है कि मोशन से आप एक पॉइंट से, यानी इस पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट रखा और आपको इस पॉइंट पर ले जाना है, तो यानी एक मूवमेंट, एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। अब जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट जाता है तो मोशन पाथ में जाता है, जिसे मैं कस्टमाइज कहता हूं। कस्टमाइज क्यों? क्योंकि सपोजट आपने कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड से बाहर रखा और स्लाइड पर घुमाते हुए आपने स्लाइड से बाहर निकाल दिया, तो इसके तीनों हो गए क्या? उसकी एंट्री भी हो गई और एग्जिट भी हो गया, और स्लाइड पर आया तो हाईलाइट भी हुआ, यानी तीनों चीजें हो जाती हैं। यानी एनिमेशन चार प्रकार से लगता है: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। ठीक है, अब जब एनिमेशन लगा देते हैं, हमने कोई एनिमेशन सेट कर दिया, तो उस एनिमेशन को स्टार्ट करने के भी तरीके होंगे। एनिमेशन लगा दे लेकिन स्टार्ट करने के तरीके भी होंगे। तो स्टार्ट करने के भी हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता ऑन क्लिक, मतलब नाम से डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, जिन लोगों को हिंट समझ में आ रही है। ऑन क्लिक मतलब जैसे ही क्लिक किया तुरंत चालू हो जाए एनिमेशन। दूसरा विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस का मतलब, यानी आपने अगर टोटल 10 एनिमेशन लगाए, ध्यान से सुनना, आपने पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया। विथ प्रीवियस का मतलब क्या है? यानी सपोज दैट आपने पहला लगाया और सेकंड को आपने विथ प्रीवियस लगा दिया। क्या लगा दिया? विथ प्रीवियस लगा दिया। तो क्या होगा? यानी पहला स्टार्ट होगा, उसके साथ दूसरा होगा। विथ का मतलब होता है साथ होना, यानी पहले स्टार्ट होगा तुरंत दूसरा हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा आफ्टर प्रीवियस। अगर आपको विथ समझ में आ गया है तो आफ्टर भी समझ में आ जाएगा, वरना प्रैक्टिकल भी बता दूंगा मैं। आफ्टर का मतलब होता है पहले के बाद, यानी जो प्रीवियस वाला उसके बाद आएगा। स्टार्ट के तीन तरीके: ऑन क्लिक मतलब क्लिक करते ही आपका एनिमेशन एक्टिव हो जाएगा। विथ का मतलब प्रीवियस के साथ आएगा, जैसे फर्स्ट एनिमेट होगा दूसरा भी साथ में हो जाएगा। आफ्टर का मतलब है प्रीवियस के बाद। अब जब एनिमेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ सेटिंग्स आपको मिलती हैं। अगर आप सेटिंग पर थोड़ा नजर डालोगे तो आपको कुछ देखो, ये स्टार्ट मैंने आपको बता दिए, स्टार्ट के ऑप्शंस आपको बता दिए। स्टार्ट करने के हमारे तीन तरीके: ड्यूरेशन और डिले। दो नए शब्द मिल जाते हैं, ड्यूरेशन और डिले। ऐसे उम्मीद करता हूं कि दोनों के नाम में डेफिनेशन छिपा हुआ है। ड्यूरेशन और डिले, देखो ड्यूरेशन का मतलब कितना समय तय करेगा वो हमारा इफेक्ट या एनिमेशन। मतलब जब हम किसी एनिमेशन को स्टार्ट करें तो कितने समय तक वो एनिमेट हो, ये ड्यूरेशन डिफाइन करता है। और डिले का मतलब होता है कि जब हम स्टार्ट करें तो कितने समय के बाद वो एनिमेट हो। डिले मतलब लेट, कितने समय के बाद एनिमेट हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अपने आप समझा जा सकता है उनके नाम से। अब यहां पर आपको दो कमांड नजर आ रही होंगी, जैसे एक ट्रिगर कमांड है, एक एनिमेशन पेंटर है। अब एनिमेशन पेंटर, जैसे जिन्हें स्टूडेंट ने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मेट पेंटर हमारे किस कमांड ग्रुप में आता है, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम तीनों में पढ़ के आए हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज
फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि किस ग्रुप में आता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर का यूज फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट के लिए किया जाता था, उसी प्रकार एनिमेशन पेंटर का यूज एनिमेशन को कॉपी और पेस्ट के लिए करते हैं हम। ट्रिगर, क्या कमांड है? ट्रिगर। देखो ट्रिगर कमांड से क्या होता है कि जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है ना, जैसे हमने ट्रिगर दबाया हमारी फायर होगा, मतलब हमारी गोली चलेगी। ट्रिगर दबाया फायर होगा, ट्रिगर दबाया फायर होगा। अब अगर यहाँ पर ट्रिगर है तो हमारा ये जो हम कमांड या जो टर्म पढ़ रहे हैं वो एनिमेशन है, यानी जब जब हम ट्रिगर दबाएंगे तब तक वो एनिमेटेड एनिमेशन हमारा इफ मतलब क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट होगा। हमने ट्रिगर दबाया, हमने एनिमेशन के लिए क्लिक किया तो फिर एनिमेट होगा, फिर क्लिक किया फिर एनिमेट होगा, फिर क्लिक किया फिर एनिमेट होगा। यानी अगर किसी कमांड पर हमने किसी एनिमेशन पर ट्रिगर लगा दिया तो जब जब हम क्लिक करेंगे तब तक वो एनिमेट होगा। यह होम टैब में क्लिपबोर्ड में होता है, ये सही है। अब सिर्फ लास्ट कमांड ग्रुप बचा है जिसका नाम स्लाइड शो है और सेशन समाप्त हो जाएगा। अब स्लाइड शो को मैं स्टार्टिंग में समराइज कर चुका हूं कि हमने प्रेजेंटेशन बना लिया है, लेकिन हमें उसे क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो उसकी सेटिंग हम करते हैं स्लाइड शो में। और स्लाइड शो कमांड हमारी कहां पर थी सर? स्टेटस बार पे भी थी। अब टैब की बात हो रही तो ग्रुप देख लेते हैं। स्टार्ट स्लाइड शो मतलब हमें स्लाइड शो कहां से स्टार्ट करना है? सेटअप है और लास्ट है हमारे पास मॉनिटर, यानी तीन ही कमांड ग्रुप है स्लाइड शो के अंदर। यानी स्लाइड शो स्टार्ट करना है, सेटअप करना है और मॉनिटर सेट करना है। ठीक है भाई, पहले हम स्लाइड शो स्टार्ट की बात करते हैं। उम्मीद है नाम टर्म कमांड का नाम पढ़ूंगा आप खुद डेफिनेशन समझ जाओगे। पहली कमांड है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब समझ रहे हैं सर? फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड को स्टार्ट करना है। फ्रॉम करंट स्लाइड शो यानी प्रेजेंट में आप जिस स्लाइड पर हैं वहां से आपको स्लाइड शो करना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो आपके प्रेजेंटेशन में टोटल अगर सपोज 10 स्लाइड यानी 1 से लेकर 10 स्लाइड का आपने प्रेजेंटेशन बनाया है और आपका कर्सर पोजीशन सपोज दैट 7 पर है, यानी प्रेजेंट में आप करंट में कहां पर है? यानी करंट स्लाइड कौन सी है आपकी? सर हमारी 7 है। तो अगर आप 7 स्लाइड में जाओगे, ये आपका पोजीशन एक कंडीशन है। अगर यहां से मैं मतलब फ्रॉम बिगिनिंग करता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग जब हम करेंगे स्लाइड शो तब हमारा फर्स्ट स्लाइड से यानी फ्रॉम बिगिनिंग में जो स्लाइड शो स्टार्ट होगा वो पहली स्लाइड से होगा। अगर मैंने करंट स्लाइड शो किया, मैंने क्या किया? करंट स्लाइड शो किया तो मेरा 7th नंबर की स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। और हर चीज को कस्टम करने का तरीका आता है, वैसे यहाँ पर भी कस्टम है। कस्टम का मतलब है अपने तरीके से स्लाइड शो करना है। जैसे सपोज 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें से आपको दूसरे नंबर की, पहले नंबर की, 5th नंबर की और 9 नंबर की स्लाइड दिखानी, बस और नहीं दिखानी। तो आप कस्टम स्लाइड शो के अंदर जाएंगे, यानी अपने हिसाब से। अच्छा, शॉर्टकट भी पढ़ी है आपने? जैसे अगर मैं पूछूं फ्रॉम बिगिनिंग के लिए कौन सी स्लाइड कौन सी शॉर्टकट की है और करंट के लिए कौन सी है, आप कैसे लिखेंगे? यानी बिगिनिंग के लिए आप लिख देना बी और डैश करके, जो भी फंक्शन की है आप उसे लिखो, और करंट के लिए लिख देना सी, जो भी फंक्शन की है आप उसे लिख दो। ठीक है, जो भी फंक्शन की है। ये करंट के लिए आपकी शिफ्ट के साथ आती है, तो फंक्शन की बता दो कि कौन सी आती है। बाकी अगर मैं अगले कमांड ग्रुप पर जाऊं तो उसका नाम सेटअप है। और सेटअप में हमारे पास जैसे अगर हमें स्लाइड शो को सेटअप करना है, मतलब बनाना है कि हमें कैसे स्लाइड प्रेजेंट करनी है। अगला है
हाइड स्लाइड, यानी किसी स्लाइड को हमें दिखाना नहीं है तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। रिहर्सल टाइम, रिहर्सल टाइम का मतलब है कि जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा, ये आप रिहर्सल टाइमिंग में चेक कर सकते हैं। ये वो कमांड है जो हमें स्लाइड शो के अंदर मिलती है। क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? व्हाट्सएप भेजा है, देखो आप। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा पावर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, जो कि हमने आपको थ्योरी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताया। अब मैं थोड़ा सा, वैसे तो समाप्त हो गया सेशन, आप जा सकते हैं और आपके पास जो पीडीएफ दिया गया है उसे आप रीड कर पीडीएफ वाले क्वेश्चंस, आप सभी को पता है कि जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें पीडीएफ के क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या करने होते हैं? पीडीएफ के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप उनके साथ, यानी थ्योरी अभी आपने वीडियो से पढ़ ली जो कि मैं आपको स्टडी करा रहा था, तो वो आपकी स्टडी हो चुकी है। अब आप पीडीएफ क्वेश्चन लगाइए, लेकिन उससे पहले मैं आप बोलूंगा कि आपका जो थ्योरी है, तो नोट्स में मैंने आपको एज अ पीडीएफ में दिया है, उसे जरूर रीड करिए, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ फैक्चर वे में बहुत सारी चीजें, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट रखे हैं। जैसे मैंने अभी लाइव क्लास में आपको ये नहीं बताया कि अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे नई स्लाइड लेनी है, मैंने एक चीज पूछी थी वो तो आपने बताई नहीं, शॉर्टकट की किसी ने नहीं बताया। चलिए, तो फ्रॉम बिगिनिंग से जब हम स्लाइड शो करते हैं तो शॉर्टकट की F5 होती है, और करंट स्लाइड से स्लाइड शो करते हैं तो शिफ्ट F5 होती है। यानी जितने भी स्टूडेंट लाइव है प्रेजेंट में, किसी को शॉर्टकट की वाला सेशन याद ही नहीं है। फंक्शन की F5 का स्टैंडर्ड यूज ही था भाई, फ्रॉम बिगिनिंग F5, करंट स्लाइड शिफ्ट F5, कहां भूल गए? कैसे काम चलेगा भाई? चलिए, तो इसी के लिए कह रहा हूं एक बार नोट्स को जरूर रीड करना। मैं आपको मोटे तरीके से मैं खुद रीड करा देता हूं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, और कुछ नए टर्म मिलेंगे तो उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पीडीएफ के क्वेश्चंस करना, और मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको लाइव में, तो उसका भी मैं अभी बता दूंगा आपको क्या कैसे रहने वाला है। जब आप नोट्स में जाओगे तो नोट्स में स्टार्टिंग में आपका पावर पॉइंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पावर पॉइंट, आखिर पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया गया, जिसमें फाइल टैब, ऑफिस बटन है, हम ऑलरेडी क्विक एक्स टूल बार, रिबन, इस ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में माने जाते हैं। अगर आप अदर फीचर्स की बात करोगे तो लाइव प्रीव्यू है, जो कि हमारे स्लाइड शो में नजर आता है। डायनेमिक क्रिएट प्रेजेंटेशन है, वीडियो कैपेबिलिटी है, शेयरिंग है, ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको नजर आते हैं। फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन की वैसे मैंने ऑफिस एमएस ऑफिस वाले सेशन में आपको बताए थे, फिर भी यहाँ पर देख लीजिएगा पीपीटी और पीपीटीएक्स, ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। स्लाइड शो के लिए हम पीपीएस लगाते हो, पीपीएस एक्स का मतलब आप सभी को पता है। टेम्पलेट्स के लिए हम पीओटी और पीओटीएक्स से आते हैं, एम फॉर हमारा मैक्रोज होता है, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, पीपीटी एम लग गया मैक्रो फाइल हो गई, और पीओटी एम लग गया टेम्पलेट का मैक्रो हो गया, ये आपका एक्सटेंशन है। लेकिन एक क्वालिटी ये भी थी कि हमारे पावर पॉइंट की फाइल को हम एज अ इमेज, एज अ वीडियो बना सकते हैं, ये कैपेबल होता है। फाइल टैब, फाइल टैब ऑफिस बटन है। अच्छी बात है कि फाइल टैब की जो कमांड थी, मैंने एमएस वर्ड वाले नोट्स में एक्सप्लेन नहीं की, बट यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की कि न्यू क्या है, ओपन क्या है, सेव क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाई। सेव एज, प्रिंट, सब आप देख सकते थे। ठीक है, आगे जाओगे तो क्विक एक्स टूलबार, बहुत अच्छे से 3 कमांड हमारे पास थी, ये भी हम अच्छे से जान चुके थे। और हमारे कहाँ पर होता है? हमारे टाइटल बार के सबसे लेफ्ट में होता है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। रिबन और टैब का मेन खेल था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने
एमएस पावर पॉइंट की सारे रिबन और टैब को यहाँ पर समराइज कर दिया था, किसी और नोट्स में नहीं किया था ना, तो वर्ड में एक्सेल में किसी में नहीं बताया मैंने, बट यहाँ पर कर दी। देखो होम टैब में हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, यही हमने पढ़ी है ना, तो वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप उसे भी देख सकते हो। जैसे आप ट्रांजिशन में जाओगे तो प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, टाइमिंग मिलेगा। आप एनिमेशन में गए तो प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस और टाइमिंग, यही मिला था हमने, यही अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। हाँ, कुछ टर्म है, जैसे स्लाइड हम पढ़ के आए, नोट्स हमने पढ़ लिया, लेकिन प्लेस होल्डर रह गया था। प्लेस होल्डर, सर ये क्या होता है? तो कुछ चीजें तभी तो बताया नोट्स में, कुछ चीजें से आप जैसे क्लिक टू ऐड दिस स्लाइड, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स एरिया जो डिफॉल्ट केस में हमारी स्लाइड पर आ रहा था ना, इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। यानी जब हम जिस स्लाइड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से हमारे पास जो एरिया दिखता है जिसमें हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, या फिर हम मतलब बॉडी टेक्स्ट को, या फिर बोला जाए कि हम क्या बोले, जब हम कंटेंट को ऐड करते हैं तो कंटेंट ऐड करने वाला जो प्लेस है ना, उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर को एज अ टेक्स्ट बॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। मिनी टूल बार ये होता है भाई, जब आप किसी टेक्स्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको, ये शॉर्टकट मेनू होता है, ये हमारा शॉर्टकट मेनू जिसे हम कंट्रास्ट मेनू भी कहते हैं। लेकिन ये जो आपको रेड कलर में, ये मिनी टूल बार है, जहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज, आपका मतलब अलाइनमेंट, इफेक्ट, ये सारी चीजें हम सेट करते हैं। और इसके भी उम्मीद है एमएस वर्ड और एक्सेल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, जब हम स्लाइड में जाते हैं तो नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, वैसे शॉर्टकट की मैंने आपको पढ़ाया था, शॉर्टकट की में कंट्रोल एम हम नई स्लाइड कैसे लेके आते हैं। लेआउट, यहाँ पर जो लेआउट का डेफिनेशन में समझाया था यहाँ पर लिख दिया है। रीसेट यहाँ पे लिख दिया है, सेक्शन यहाँ पे लिख दिया है, सब चीजें। बाकी हम स्लाइड के साथ जब हम मतलब स्लाइड ग्रुप में जाते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशन को हम कर सकते हैं, तो वो आपको आगे मिलेंगे। नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो किन चीजों के साथ गुजरना होगा, प्रेजेंटेशन आप कैसे सेव कर सकते हो, आप स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हो, मतलब स्लाइड ऐड करने का तरीका क्या है, ये तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्लाइड ऐड करने का पहला तरीका है कि आप जो हमारा स्लाइड कमांड ग्रुप है वहां से आप कर सकते हैं, नई स्लाइड कमांड पे जाके। दूसरा तरीका, आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप स्लाइड को रीयूज कर सकते हो, यानी जो स्लाइड आपने बनाई है उसे रीयूज कर लो, यानी पहले से कोई लेआउट बना है उसे रीयूज करना है। स्लाइड कैसे जोड़े, ये हिंदी में ऑलरेडी मैं इंग्लिश में बता चुका। आप थीम कैसे अप्लाई करेंगे, तो थीम आपको बताया डिजाइन टैब में पढ़ा था, वहीं से अप्लाई होगा, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप थीम में कलर कैसे अप्लाई या फिर चेंज करें, तो ये मैंने यहाँ पे बताया, जबकि मैंने वहां पर नहीं बताया था प्रैक्टिकल करके। जैसे आप डिजाइन टैब में जाओ, फिर थीम ग्रुप में आपको ड्रॉप डाउन एरो की मदद से कलर चेंज कर लीजिए, वहां से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, ये भी मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया है। आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड में वो सब बता दिया है। वैसे अगर आप टेबल हम वर्ड में पढ़ के आए हो तो यहाँ पर अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टेबल मॉडिफाई कैसे करेंगे, फॉर्मेट वगैरह, ये सारे ऑप्शन से तो ऑलरेडी हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसमें जरूरत नहीं है। देखो, आप ट्रांजिशन कैसे लगाएं, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे जोड़ते हैं, ट्रांजिशन के आगे मैंने आपको बताया था कि आप स्लाइड लिखना, एनिमेशन कैसे लगाएं उसके तरीके भी बताए हैं, ठीक है। अब एनिमेशन में मैंने आपको जितना बताया था वो भी, जैसे जब हम ऐड एनिमेशन करते हैं तो हमारे पास 4 एनिमेशन आते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। इन सब का डेफिनेशन भी बताया। जैसे एंट्रेंस का मतलब क्या था, किसी ऑब्जेक्ट को अपीयर कराना, क्या कराना, किसी ऑब्जेक्ट की जब एंट्री कराते हैं, प्रकट करते हैं, तब हम एंट्रेंस लगाते हैं। एग्जिट मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को बाहर मतलब डिसअपियर, हाइड कर देना, मतलब छिपा देना, तो हमारा डिसअपियर हो जाता है। एम्फेसिस का मतलब होता है पहले से कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान आकर्षित करना, मतलब हाईलाइट कर देना। अब मोशन किसी
ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो मोशन था। वहीं हमने एनिमेशन पैन देखा जहां से हम एनिमेशन का टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं। मतलब टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर सपोज दैट आपने किसी ऑब्जेक्ट पे पहला एनिमेशन लगाया, उसे आप लास्ट में लगाना चाहते हो तो किसी एनिमेशन को अप एंड डाउन कर सकते हो, किसी के साथ आप प्रीवियस प्रीवियस ये सारी चीजें वहीं से सेट कर सकते हो एनिमेशन पैन के अंदर। ट्रिगर भी हमने पढ़ा, पेंटर भी हमने पढ़ा। एनिमेशन को स्टार्ट करने वाला जो टाइम है, जैसे हमने स्टार्ट करने वाले 3 चीज़ें पढ़ी थी, ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। इनका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है कि विथ प्रीवियस का मतलब क्या है, आफ्टर प्रीवियस का मतलब क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया, अगर आप किताबी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है। जैसे ऑन क्लिक की बात करें, जब आप स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो एनिमेशन शुरू करने के लिए ऑन क्लिक चुनें। क्लिक करने से आपका स्लाइड एनिमेशन स्टार्ट हो तो आप ऑन क्लिक चुनें। एनिमेशन उस समय सूची में पिछले इफेक्ट्स के साथ प्रारंभ हो तो आप विद प्रीवियस को चुनें। वही एनिमेशन ड्यूरेशन भी लिखा है, डिले भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। कैसे, ये देखो, यानी हमारे एनिमेशन की लेंथ डिफाइन करना, हमारा एनिमेशन कितने सेकंड के बाद स्टार्ट होगा ये डिले बताता है, कितने समय तक चलेगा ये ड्यूरेशन बताती थी। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करंट, सब कुछ लिखा है इसमें बहुत अच्छे से। सेटअप के अंदर जितनी भी कमांड्स है, चाहे वो हाइड हो, एडवांस सेटिंग हो, देखो हाइड हो, हमारा रिकॉर्ड नरेशन हो, रिहर्सल टाइमिंग हो, सब कुछ इसमें मैंने लिखा है। प्रेजेंटेशन व्यू हो, सबका डेफिनेशन आपके नोट्स में मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन के व्यू, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स, ये भी मैंने लिख दिए हैं। बाकी मास्टर व्यू की जो तीनों के तीनों व्यू थे उनको बस प्रैक्टिकल इसमें लिखा है मैंने। कैसे, देखो, अगर आप स्लाइड्स मास्टर के साथ जाते तो आप पूरे प्रेजेंटेशन को साथ आप कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ, इफेक्ट, इन सब की सेटिंग कर सकते हो। स्लाइड मास्टर पे जाओगे तो आपको मास्टर को एडिट करने का, मास्टर के लेआउट चेंज करने का, बैकग्राउंड चेंज करने का, थीम चेंज करने का, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और हैंगआउट मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आउट से संबंधित है, प्रिंट आउट से। यहाँ पर लिखा भी था कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम हैंगआउट या फिर नोट्स मास्टर के अंदर जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हैंगआउट और नोट्स मास्टर के अंदर जाते हैं तो ये जो प्लेस होल्डर है, इन प्लेस होल्डर की कमांड्स जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे हैंगआउट में आपका हेडर, डेट, फुटर और पेज नंबर आता है। वहीं अगर मैं नोट्स मास्टर में जाऊं, किसमें, नोट्स मास्टर में जाऊंगा, ये नोट्स मास्टर है, ये नोट्स मास्टर है। इस नोट्स मास्टर में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे नोट्स मास्टर ही है, ये देखो, ये नोट्स मास्टर है। इसके प्लेस होल्डर में देखो, हेडर, फुटर, डेट एंड पेज नंबर, ये कॉमन है हमारे हैंगआउट मास्टर, लेकिन इसके अलावा आपको स्लाइड इमेज और बॉडी टेस्ट, ये दोनों भी अवेलेबल होती है। ये वो कमांड है जो बहुत डीप में जब क्वेश्चन आएगा तब पूछा जाएगा, लेकिन डीप वाले कंसेप्ट की भी मैंने बात की है बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी कोई डाउट, परेशानी हो, आप क्वेश्चन लगाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो स्लाइड के नंबर भी आपको बताए हैं कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर रहते हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन भी बताए हैं, कस्टम भी, स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन जिसे हम लैंडस्केप भी कहते थे, सॉरी 16:9 को लैंडस्केप, वाइड स्क्रीन। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने पढ़ी। और बाकी एनिमेशन, एक्शन बटन भी दिए, दिखा है एक्शन बटन, सब कुछ मैंने नोट्स में लिख दिया है और वहां पर भी समझा दी। मतलब अभी मैंने जब स्टडी कराया तो यहाँ पर भी समझाया। तो थोड़ा सा लंबा सेशन तो हुआ, बट सेशन लंबा इसीलिए किया क्योंकि प्रैक्टिकल एक अलग सेशन हो जाएगा। अभी हमने थ्योरी बेसिस पर समझ लिया
यानी एग्जाम में जितना आता है ना उतना हम सफिशिएंट तरीके से पढ़ लिए। अब प्रैक्टिकल सेशन के बेसिस पर आपको सिर्फ एक चीज डिफाइन करनी है कि आपको जो कमांड पढ़ाई गई है एक बार प्रेजेंटेशन ओपन करके इनका यूज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके एग्जाम में पावर पॉइंट डीप में पूछा जाएगा तो अदरवाइज इतने से काम हो जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इतने से काम हुआ कि नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दिए वो लगा लो, आपको क्विज में दिए वो लगा लो, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा या फिर मैं पावर पॉइंट के क्वेश्चंस की भी क्वेश्चन से की बात करेंगे। यानी मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास होगी। कल हम मॉर्निंग में क्लास करेंगे। हो सकता है पावर पॉइंट के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊं, पर आपको अपने आप पर कोई वर्क नहीं करना, जैसे अभी हो वैसे ही आ जाना सुबह क्लास में। या तो मैं 8 बजे पावर पॉइंट के क्वेश्चन कराऊंगा या फिर हम डेटाबेस की क्लास की बात करेंगे जो कि 30 से 40 मिनट का सेशन होगा बस। क्योंकि पावर पॉइंट का जितना उम्मीद है, जैसे पावर पॉइंट अगर 100% आएगा तो वो 50% आएगा, मतलब इतना कम चांस होता है डेटाबेस का। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, कॉमन बेसिस पर हम प्रेजेंटेशन और आपको एक्सेस के क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, वैसे तो सिलेबस हो गया है लेकिन रिवीजन क्लास हमारी 11 से स्टार्ट होगी तो सोच रहे हैं कुछ कर लेते हैं जब तक। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आपको लगे कि सर हमें पावर पॉइंट में और ज्यादा बढ़ा दीजिए तो हम और भी बढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम में इतना आता है, जो ज्यादा आता है उसे मैंने नोट्स में लिख दिया है और ज्यादा आता है उसे मैंने क्वेश्चन में कवर करा। ठीक है, और आपके सीपीसीटी एग्जाम के हिसाब से जितना भी होगा वो मैं सुपर क्विज और मॉक टेस्ट में करा दूंगा। क्योंकि अभी 2023 में पावर पॉइंट का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। समथिंग समथिंग कितने पेपर हुए हैं देखो, फरवरी में 10 हुए थे, मार्च में 3 हुए थे, ठीक है ना, मई में आई थिंक 5 हुए हैं और जुलाई में 6 हुए हैं। तो 5 और 6 11, 11 और 13 कितने होते हैं सर, 24 हो गए। 24 पेपर में से एक क्वेश्चन, मतलब 24 पेपर हुए उसमें एक क्वेश्चन आया है हमारे पावर पॉइंट का और 2 आए हैं डेटा। तो आप बेटे समझ सकते हैं, फिर भी सिलेबस में है तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से चीजें जाना होता है, एग्जाम के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ट्रेंड है, कंसेप्ट है, बात करेंगे, लेकिन की पॉइंट बेस में जरूर लिखना इस पावर पॉइंट के टर्म। बाकी आप प्रयास करना, मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के आधार पर हम इसे डिफाइन करेंगे कि कितना और पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि क्या रही है पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए तो विदा दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी किसी का कोई डाउट है ना सर, चार्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, चार्ट आरती एक क्वेश्चन आएगा चार्ट का, एक क्वेश्चन चार्ट के टाइप का, एक उसके टर्म का, वो भी दोनों के हिसाब से आप एक ही कर लीजिए, ज्यादा मत करो। ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन चार्ट से आएगा, वो भी चार्ट का क्वेश्चन बहुत समय से नहीं पूछा गया है, मतलब 2 सेशन हो गए चार्ट नहीं पूछा गया, तो उम्मीद है कि चार्ट यही रिकमेंडेशन रखना एक क्वेश्चन का, ज्यादा नहीं। भाई कुछ लोग मुझे फोन कर रहे थे और ये कह रहे थे सर हमारा आईडी ओपन नहीं हो रहा है इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे, जबकि आपको पता है कि क्लास के लिए आपको आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, टैक्स लगाने के लिए जरूरत पड़ती है। क्लास तो आपको व्हाट्सएप पे थी, फिर भी कॉल कर रहे थे, समझ में नहीं आता, तभी मैंने डांटा था उन्हें। मतलब आईडी चालू चाहिए, क्लास से मतलब नहीं है। आईडी चालू हो जाए क्या कर लोगे भाई, क्लास ले लो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं। सुबह भी हम 30 से 40 मिनट का सेशन रखेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी कर दिया ना तो फिर आपकी आदत बिगड़ जाएगी। और कल संडे भी है, मुझे तो याद ही नहीं था कल संडे है,
तो फिर स्पेशल रखेंगे कुछ। संडे है तो कुछ स्पेशल रखेंगे, मतलब कल थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका, कल थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे कल, और कल का शेड्यूल हम कल ही आपको मॉर्निंग में 8 बजे बता देंगे क्या कैसे रहने वाला है, बट समय लिया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।